सिंपल था। गंगा की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से लेके समुद्र संगम तक मुझे बस उनके साथ साथ ही यात्रा करनी है। तो जी ये मेरे पीछे गोमुख, मैं आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड फाइनली आई एम हियर। 11 फोटोग्राफ्स, अपनी इस डायरी में ऐसी 11 फोटोग्राफ्स लगा देना चाहता हूँ जो हमारे इस लैंड के कल्चर को डिस्क्राइब कर सके, फिर चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। और इस जर्नी की शुरुआत मुझे पता है कहाँ से करनी है। दिस इज मेलोडीज ऑफ इंडिया। कई बार पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए मेरा मन होता है कि बहुत ज़ोर शोर से इंट्रोडक्शन दूं, भारी भरकम दूं और मैं आपको बताऊं कि आज हम किसे ले आए हैं और हम क्या बात करने वाले हैं। तो मैं लिख के नहीं रखता इंट्रोडक्शन, मगर कुछ जानकारियां रखता हूं लिख कर, ताकि बताते हुए कुछ मिस ना कर जाऊं, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। तो आज सोचा था कुछ लिख दूं, पर अगेन लिख नहीं पाया, तो सीधा सीधा बता देता हूँ। शायद पहली बार है जब हम किसी एक प्रोफेशनल यूट्यूबर के साथ बैठे हैं, और सिर्फ यूट्यूबर तो नहीं हैं आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं और थोड़ा सा उस तरफ बढ़े भी, आपकी पढ़ाई लिखाई भी हुई, लेकिन फिर आपने यूट्यूब का रास्ता चुना और क्या खूब चुना। कुछ दिन तो ऐसे रहे जब आप दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले यूट्यूबर थे, कमाल ही हो गया। लेकिन लोगों को लगता है कि वो रातों रात हुआ, ऐसा नहीं है। कोई आदमी एक एक दशक तक मेहनत करता है और फिर चमत्कार रातों रात हो जाता है, पर वो भूमिका बनते बनते कई बार 7, 8, 10 साल लग जाते हैं। आपका नाम है रौनक साहनी, यूट्यूब चैनल चलाते हैं मंकी मैजिक नाम से। एक ख़ास वजह है यहाँ आने की, आपने किताब भी लिख दी है। हाँ जी। यूट्यूब करते करते। हाँ जी। मेलोडीज़ ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है रौनक। और 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं आज आपके। जब आपने यात्रा शुरू की थी आपको लोग जानते भी नहीं थे। हाँ जी। आपने चाहा भी नहीं लोग जाने। हाँ आप जी। तो अपनी यात्रा पे निकले थे। हाँ जी। और ख़ास बात बताऊं, अभी हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, बहुत सारे लोग यात्राओं पे निकलते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। रौनक को अगर आपने देखा होगा तो पता होगा, नहीं देखा होगा तो देखिएगा कि इनकी यात्रा कई कई स्तर पर चलती है। ये जब घूम रहे हैं तो अपने लिए भी घूम रहे हैं, जब ये घूम रहे हैं तो आपके लिए भी घूम रहे हैं, और जब घूम रहे हैं तो हिंदुस्तान के कल्चर के जो ग्लिम्पसेस हैं उन्हें कलेक्ट कर रहे थे, ताकि वो किताब लिख सकें जो हमारे सामने है। हाँ जी। बहुत खूबसूरत किताब है। थैंक और यू। वैसे तो मेरा ख्याल है कीमत 500 रुपये रखी थी आपने इसकी, प्री ऑर्डर में हमने 500 रुपये रखी थी। लेकिन जिसने भी ये किताब हाथ में ली, इसके खूबसूरत फ़ोटोज़ देखे, आपकी कहानी पढ़ी, यही कहा कि आपने 500 रुपये में खूब दिया। हाँ, हमने 500 रुपये में, मतलब हमने लॉस कर लिया किताब 500 में देके, पर कोई बात नहीं। ये बाद में लगा। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं था ना, हमें समझ ही नहीं है, तो छपाई और भेजने में ही हमारा 500 रुपये से ज़्यादा लग गए। प्रोफेशनल ना होने का ये नुकसान तो होता है। हाँ, बट यूट्यूब का ये फ़न है, ये फ़न है, सीख जाते हैं। अब हम सीख गए। अब सीख गए ना। हाँ। रौनक, अब तो FTII में थे, हाँ जी। और मैं देख रहा था कि आपने एक ना यूट्यूब वीडियो डाला हुआ है। अच्छा। उस पर एक आपके जानने वाले और आपके शुभचिंतक कह रहे हैं कि यार मैं से कहता रहा कि भाई फिल्मों के लिए आ जा, काम कर ले, मुंबई आ जा, और ये आदमी मान ही नहीं रहा था। ये पड़ा हुआ था यूट्यूब के पीछे, और मैं से खूब गाली भी देता था हाँ जी। कि क्या यार क्या कर रहा है पता नहीं, पर आज लगता है कमाल किया इसने। ये क्या कहानी है? FTI किया ही था, हाँ जी। और बड़ी बड़ी वेडिंग्स शूट करते थे, हाँ जी। नामी गिरामी लोगों की एडिट करते थे, फिर क्यों लगा कि सब काम धंधा बेच के इसमें लग गया? आपने तो सच में बेचा है भाई। मैं ये शायद इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को नेक्स्ट कुछ सालों में कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि मेरे को मिल गई। क्लैरिटी किस तरह से मिल गई? क्योंकि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप करने, सबको बोलते हैं इंटर्नशिप करो, मैंने सीरियसली कर ली। तो सीरियसली कर ली, तो उनको भी मेरा काम अच्छा लगा। मुंबई गया था मैं, एक वेडिंग फोटोग्राफर वहाँ की तब बहुत मशहूर हुआ करती थी, उनके अंडर में सीखने चले गया कि मैं फोटोग्राफी करूँगा। बट वहाँ पर उन्होंने मेरे को एज अ वीडियो एडिटर रख लिया। उनको लगा फोटोग्राफी तो छोड़, तेरे को नहीं आता कैमरा, तो वीडियो एडिट कर दे। और वो मैं सही करता था, तो उनको लगा कि सही है, ये कर दे। फिर करते करते वहाँ से मेरी स्किल बढ़ती रही, मेरे को एक्चुअल प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए वेडिंग के। एक इतना सही किस्सा हुआ था, मतलब मैं मुंबई से घर वापस आया और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। मेरे को क्या पता कितने पैसे लेते हैं एडिटिंग के, कुछ आइडिया नहीं है। वहाँ से मेरे को फ़ोन आता है मुंबई से कि एक वीडियो एडिट कर दे। मैं कहा कर दूंगा मैं। वो मेरे को लगा पैसे भी मिलेंगे, मेरे को तो लगा फ्री में ना करना पड़े। उन्होंने कहा कितने पैसे लेगा? मैंने कहा, मैं बहुत सोचा कि कितने बोल दूँ। मैंने बोल दिया, मैं डर डर के बोला, मैं कहा मैं 7,000 रुपये लूँगा, कर दूँगा। उन्होंने कहा अच्छा तू 15,000 रुपये ले और तू ये वीडियो कर दे।
और मैं क्या खुश हो गया भाई, मतलब फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे को 15,000 मिलेंगे, मैं तो खुश हूँ। तो वहाँ से मेरा फर्स्ट ईयर से कॉलेज में जाना कम होने लगा। और मैं अपने खुद के, ये वेडिंग का तो करता ही था एडिट वगैरह, और खुद के प्रोजेक्ट्स भी करता था। यूट्यूब मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, 2014 से। और दोस्तों को पकड़ के वीकेंड्स पे कुछ ना कुछ वीडियो बना लिया, कुछ फन, कुछ सर पैर नहीं है उन वीडियोस का, बट बना लिया। उससे क्या होता है, आप स्किल सीखते हो, क्योंकि कैमरा और ये बहुत ज़्यादा बार करोगे तब सीखोगे। तो वो मैं थोड़ा अर्ली एज में सीखने लग गया, और वो करते 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 FTI मेरा हो गया, और साथ में मैं काम करता था, तो मेरी हो गई थी थोड़ी सी सेविंग्स, खाते में हो गए थोड़े से पैसे, और मैं निकला FTI से। FTI से मैंने स्क्रीन राइटिंग का कोर्स किया है, क्योंकि मेरे को लगा स्क्रीन राइटिंग एक ऐसा स्किल है जो कोई सिखा दे तो शायद मैं बहुत बेहतर समझ जाऊंगा। तो बहुत बहुत इनक्रेडिबल वो कोर्स था। मैं वहाँ से निकला, मेरा भी वही ख्वाब जो लोगों का होता है, फिल्म बनाएंगे। अब FTI से निकले तो मैंने कहा हम भी फिल्म बनाएंगे, फिल्म मेकर का टैग मिलेगा तो मज़ा आएगा। तो मैं निकला, मेरे पास सेविंग्स थी, मैंने कास्टिंग कर ली, मतलब सब कुछ कर लिया, स्क्रिप्टिंग हो गई, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, कास्टिंग हो गई, लोकेशंस हो गई। आ गया कोविड और कैंसिल, क्योंकि मैं 2020 में आया था और कैंसिल। अब मैंने सोचा कोविड में ना कुछ कुछ चीज़ें हुई हमारे घर परिवार में जो अच्छी नहीं थी, काफ़ी लोगों पे बीती होगी, हम पे भी बीती, और सोचने का थोड़ा समय मिला। और मैं सोचता था कि मैं कर क्या रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एक तरह से बर्बाद कर दी, मैं गया ही नहीं कॉलेज। तो मेरे कॉलेज के कोई दोस्त नहीं है, एक दोस्त है कॉलेज की बस, और कोई दोस्त नहीं है। तो मेरी कॉलेज लाइफ एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं स्कूल और काम, मतलब स्कूल के बाद सीधा काम। मतलब अगर वापस FTI आपको ले जाओ तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। FTI नहीं, कॉलेज। FTI तो हो गया आफ्टर कॉलेज। दिल्ली में करते थे? हाँ जी। मैंने कहाँ पढ़ते थे? विप्स में, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। अच्छा। हाँ, तो अब कोई अगर आपका यूट्यूब चैनल देखेगा या पहले जिसने देखा होगा, उसको पता चलेगा कि वो कमाल का क्यों है इतना। हमने स्क्रीन राइटिंग सीखी। हाँ जी, पहले मास जर्नलिज्म कम्युनिकेशन कर रहे थे। पहले जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 3 साल, उसके बाद 1 साल काम, मतलब फुल फ्लेज काम किया। पहले भी कर रहा था पर फिर प्रॉपर किया, फिर FTI किया, फिर यूट्यूब किया। और उसके बीच में एडिटिंग सीखी ली? वो तो चल ही रहा था, वो तो कभी बंद ही नहीं हुई, कभी बंद नहीं हुई। तो अपनी फिल्म बनाओगे तो किसी और काम तो दोगे नहीं आप? नहीं सारे खुद कर लोगे। फिल्म अकेले नहीं बनती, फिल्म अकेले नहीं बनती, ये बात तो मैं समझ चुका हूँ। बट खैर, तो मेरे पास जो सेविंग्स थी, मैंने सोचा यार इससे फिल्म बनाएंगे, बट कोविड हो गया तो कुछ रियलाइजेशन हुई। और फिर मैंने सोचा कि मैं करना क्या चाहता हूँ एक्चुअली लाइफ में, मैं फिल्म क्यों बना रहा हूँ, मैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फिल्म बना रहा हूँ, जो कि सही बात नहीं है, मतलब गलत है ना, इसलिए फिल्म थोड़ी बनानी है। फिर मैंने सोचा यार मेरा एक्चुअल सपना तो है दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप करने का, जो मैं गाड़ी चला के खुद जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर मेरे को लाइफ में एक ही मौका मिले, या मैं फिल्म बना लूँ या मैं गाड़ी से लंदन चले जाऊँ, तो मैं क्या चुनूंगा? तो मैं कहा मैं तो लंदन चुनूंगा भाई, मैं लंदन जाऊँगा, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंसेस खुद के लिए होंगे। मैं जो जी के आया हूँ, मैं आपको बताऊँ ना बताऊँ, हु केयर्स, मेरे तक तो वो है, मेरे को वो जो बनाएगा। तो मैंने वो चुना, और उसका ज़रिया था यूट्यूब। क्योंकि मैं कुछ और नौकरी कर लूँ, कुछ कर लूँ, शायद मैं पैसा उतना कमा पाऊँगा, पर मैं समय नहीं निकाल पाऊँगा नौकरी से ना, कि मैं 1 साल की 6 महीने की ट्रिप कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो मेरे को था यूट्यूब इज़ दी वे। तो तब से मैंने 2020 के एंड में यूट्यूब को सीरियसली लेना शुरू किया, और 21 में सब बंद करके खाली यूट्यूब करने लगा। 25 में जाओगे लंदन? अगले साल गाड़ी ले ली है। हाँ, कौन सी? अभी ली है टोयोटा हाइलक्स। वाह, एकदम सही गाड़ी चुनी जाने की। हाँ जी। तो कितने दिन का होगा? 1 साल। 1 साल लगेगा? हाँ। कितने देश पार होंगे? मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ, कुछ नहीं पता। अनप्लैंड है? अनप्लैंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप मतलब वीज़ा कुछ हद वगैरह तक करोगे। unplanned है। हाँ। अभी मेरे को कुछ नहीं पता, ना मैं अभी जानना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि इतने लोग कर लिए हैं ऑलरेडी, तो मैं भी कर ही लूँगा, बड़ी बात कुछ नहीं है। तो मेरे को क्या है कि एक जगह मैं जाता हूँ तो मैं ज़्यादा समय बिताना चाहता हूँ। अभी मैं जापान होके आया, अब मैं जापान 7 दिन के लिए चले जाता तो बेकार है ना। अब मेरे को एक लोग पसंद नहीं है बिल्कुल भी, जो किसी कंट्री में 2 दिन बिताएंगे, बोले हमने कंट्री घूम ली। तुम कैसे घूम सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा समय तो बिताओ। लेकिन एक प्रॉब्लम तो है ही, जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको दिन तो बताने पड़ते हैं। हाँ, दिन बताने पड़ते हैं। कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बताओ भाई, तभी कुछ समझ में आएगा। हाँ, तो मेरा जापान का वीज़ा लास्ट ईयर हो गया रिजेक्ट। मेरा फर्स्ट टाइम था, रिजेक्ट हो गया, इसलिए मैं यहाँ निकला ये गंगा यात्रा पे। पहले ये प्लान में नहीं था, तो ठीक है, बट इस साल फिर ये हुआ, मैंने रीअप्लाई किया, और इस बार मेरे को 1 महीने का वीज़ा मिल गया। तो नियति देखिए कैसे खेल करती। बिल्कुल। जाना कहाँ था, पहुँचेगा। हाँ। जाना था जापान, पहुँच गए गंगा सागर चले गए फिर। और क्या कमाल की यात्रा। 11 एपिसोड बनाए आपने। हाँ जी। हालांकि इससे पहले आपने 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग, हाँ जी, ये एक सीरीज बनाई थी। वो छोटे आपने वीडियोस बनाए हैं, एक तरह से शॉर्ट्स बनाए हैं। हाँ जी। और वो 100 दिन है जब आप पूरा देश घूमे हैं। हाँ जी। और उसमें आप एक ऐसे आइलैंड पर गए जिसके बारे में लोग कहते हैं वो रहेगा नहीं, कुछ दिनों बाद डूब जाएगा। हाँ, माजुली आपको पसंद भी आया, और इसी में आप घूमते घूमते अलग अलग तरह के गाँव में पहुँचे,
एक तो बड़ा फनी मोमेंट था जब आप बैठकर वहाँ किससे पूछ रहे थे कि मैंने सुना म्यांमार की बॉर्डर कहीं पास ही है, तो बोला आप म्यांमार में बैठे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। घूमते हुए कितना कुछ स्ट्रेंज होता है ना। बहुत अच्छा अभी भी होता कुछ याद आता है जो बहुत अजीब अजीब सोचा ही नहीं था? मैं भूल जाता हूँ। मेरी अच्छी बात मैं बोलूँगा, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, हर चीज़ मैं भूल जाता हूँ। तो वो जो एक्सपीरियंसेस हुए, मेरे को लगता है कि उनके बारे में ऐसा नहीं है कि मैं कल फिर सोचूंगा, बट वो मेरे अंदर बस चुका है। तो अब मैं लाइफ में जो भी करूँगा वो कहीं ना कहीं उन एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होके ही करता हूँ। अब मैं लाइफ में कोई भी डिसीजन लूँगा, शायद मैं उस तरह से ना लेता अगर मेरे साथ वो XYZ एक्सपीरियंस ना हुआ होता, बट मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचता, हो गया। वैसे जो 100 दिन वाला आइडिया था, इसमें भी कुछ प्लान नहीं किया था? प्लानिंग नहीं होती मेरी, मेरे माइलस्टोन्स होते हैं। अब प्लानिंग में दिमाग नहीं चल पाता मेरा। कुछ तो जानकारी मैं ले लूँगा, पर मैं इनको माइलस्टोन्स बोलता हूँ। 100 दिन है तो 100 दिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी चले जाएंगे। तो 100 दिन में कुछ चीज़ें थी जो मैं करना चाहता था। जैसे मैं नागालैंड में जूकू वैली है, वहाँ जाना चाहता था। इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन का एक्सपीरियंस करना चाहता था। तो ये माइलस्टोन्स थे, मेरे को करने हैं। अब कब करने हैं, किस दिन करने हैं, पता नहीं। ट्रेन की टिकट आपको पता है पहले करा लेनी चाहिए, तभी मिलेगी। तो वो ट्रेन की टिकट मेरी बुक्ड थी, मतलब मेरी जर्नी पे जाने से पहले ट्रेन की टिकट बुक थी। मेरे को पता था इस तारीख को यहाँ से मैं यहाँ पहुँचूंगा, बट उससे पहले क्या कर रहा हूँ, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, नहीं पता। वो नहीं पता। तो शुरू करता हूँ मैं उस 100 दिन से। यही पहला सीरियस था आपका जिसमें आपने सोचा कि इससे पहले मेरे को 1 साल लगभग हो चुका था। जैसे मैंने बताया 2021 से मैंने करना शुरू किया, और 21 में खुद हाथ पाँव मारे। 2022 में जनवरी में मैंने एक इंटर्न हायर कर लिया कि यार अब और सीरियसली करेंगे, क्योंकि एक सहायक चाहिए होता है आपको। तो जनवरी में इंटर्न हायर किया, और कब मैं निकला था, जून में शायद मैं निकल गया था इस 100 डेज़ के लिए। तो 4 महीने का बहुत सीरियसली काम किया, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाया, कभी व्यूज़ नहीं आए। 10,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, व्यूज़ आते थे 300-400। और फिर मैं इस ट्रिप पे निकल गया। अब ट्रिप भी मेरे को नहीं पता था कि मैं 100 दिन कंप्लीट कर पाऊंगा। उससे पहले मैंने कभी सोलो ट्रैवल लंबा नहीं किया। मैं इससे पहले ग्रुप्स में थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, और सोलो कभी किया भी है, तो इतना लंबा कभी नहीं कड़े किया। की आवाज़ है जो तुम बार बार सुनने की कोशिश कर रहे हो, किसकी आ रही है? कोई नहीं। हाँ मैं फिर इसको थोड़ा ऐसे बांध देता हाँ सही है। बहुत सही राखी है। हाँ 3 ही है। 3 ही। हाँ तो क्या 100 दिन के लिए मैं, मेरे को नहीं पता था मैं 100 दिन पूरे कर भी पाऊंगा। मेरा ख्याल था 1 महीना करूंगा, घर वापस आ जाऊंगा। क्योंकि आप कहीं ना खुद को जानते नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है मैं खुद को पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, कैसे जान सकता हूँ। बट जब मैं उस ट्रिप पे निकला, उसको यात्रा बोल लीजिए, ट्रिप बोल लीजिए, मैं जब उस पर निकला तो एक फ़्लो बन गया, जिसको हम बहुत, मतलब वो फ़्लो मैं क्रेव करता हूँ। वो फ़्लो आना चाहिए लाइफ में। तो वो फ़्लो बन गया, और फिर मेरा घर लौटने का मन ही नहीं हुआ। फिर 100 दिन हो गए, मैं घर 120 दिन बाद आया एक्चुअली। वीडियो 100 दिन डाले, 20 दिन और घूमा, कोई वीडियो नहीं डाला उसका, क्योंकि वो फिर मैं अपने लिए जी रहा था। और तब कुछ बहुत ही, मतलब आपने बताया दुनिया में फर्स्ट हो गया था, तो कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल हो गया मेरे साथ। अब मेरे को एब्जॉर्ब भी तो करना है बैठ के, यार समझ लूँ मैं हुआ क्या मेरे साथ। उस ट्रेन में जब आप थे 4 दिन थे ना, उस ट्रेन में रहते रहते आपके 1 लाख से हो गए थे 3 लाख 3 लाख 3 लाख 4 दिन की ट्रेन थी। हाँ। 2 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गए। ट्रेन में चढ़ा 1 लाख, ट्रेन से उतरा 3 लाख। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर। और उस वक्त आप दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले सब्सक्राइबर हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मतलब यूट्यूब चैनल हो हाँ गया जी, था। यूट्यूब चैनल हो गया था। वाह। तो ये होने के बाद कुछ जिम्मेदारी भी लगती है कई बार जो देख रहे हैं उनके प्रति? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल लगती है। जैसे मेरा मतलब बहुत बुरा लगता है, जैसे काफ़ी लोग गलत चीज़ें प्रमोट करने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। यूट्यूब अच्छा खासा पैसा देता है, आप सीधी तरह से भी कर लो तो भी देता है। अब आप, क्योंकि मैं ना इससे पहले जैसे गंगा यात्रा में निकला, अब मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, मेरे को नहीं पता 100 रुपये की कीमत क्या है। 100 रुपये स्पेंड कर सकते हैं, ज़्यादा सोचूंगा नहीं। बट जब मैं ऐसी जगह निकल के गया, मैं बिहार पहुंचा, बिहार के मुंगेर में पहुंचा, वहाँ कुछ दिन बिताए, तो मेरे को समझ आया कि भाई 100 रुपये तो बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए। 100 रुपये बहुत बड़ी बात है। और वो आप कुछ गलत प्रमोट करके उनके आप 1000 रुपये, आप तो सोच रहे हो 500 रुपये का ही तो क्या गया इसका, पर कितना गलत है, मतलब उसके लिए तो बहुत ही बुरा हो गया। तो उस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो उस सेंस में मैं जिम्मेदारी देखता हूँ। हाँ 100 दिन करने के बाद फिर आपने तय किया कि आप ये मेलोडीज़ ऑफ इंडिया के लिए घूमने निकलेंगे। उसके पहले नर्मदा यात्रा भी तो की थी आपने? हाँ जी, है ना? हाँ जी। वो कैसे बना था? क्या होता है कि लाइफ में ना एकदम से कुछ मिल जाता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। मेरे को 100 डेज़ पे मिल गया है ना, इतने व्यू आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो बंदा 6 साल 7 साल से वीडियो बना रहा है, उसके आ रहे हैं 300 व्यूज़, अब उसके आ रहे हैं 3 मिलियन व्यूज़ एकदम से। तो वो कमेंट्स का और जो बोझ होता है ना, आप कुछ भी बोलो वो दबा देता है आपको।
कुछ भी कर लो आप दबा देता है। तो मेरे को लाइफ में ये नहीं है बहुत पैसे कमाने हैं, कमा लेंगे, वो उसका स्ट्रेस ही नहीं है मेरे को है कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, मैं उसको एज अपना पर्सनल फिल्म ट्रीट करता हूँ। तो जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। कहीं ना कहीं अंदर वो है कि अगर आपने वीडियो देख के मेरा ये बोला कि यार मज़ा नहीं आया, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि यार, और जिसमें मैंने मेहनत नहीं की उसमें ठीक है, उसमें मेरे को पता है कि हाँ क्या है। जिसमें मैंने मेहनत की, दिल से बनाया और किसने बोल दिया कि मज़ा नहीं आया, चाहे उसने देखा भी ना हो, तो बुरा लगता है। तो वो सेंस में मेरे को थोड़ा काफ़ी चीज़ें ना परेशान करने लगी थी। ये सोशल मीडिया की दुनिया में मैं नया नया ही था और वो अंदर से खा रही थी बहुत ज़्यादा। तो तब एक सेंस में मैं भैया जो है मेरे, उनसे मैं बात किया, सचिन भाई जैसा मैं बताता हूँ, हाँ, उन्होंने रेकमेंड किया कि जाओ ज़रा थोड़े दिन चल के आओ। फिर मैं गया, वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव था। और कहीं ना कहीं उसी यात्रा से ये गंगा यात्रा का होती क्या बीज नर्मदा आया। यात्रा, जिन्हें नहीं पता? तो मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी बहती है, जहाँ की जिसकी शुरुआत अमरकंटक से होती है। अमरकंटक के अंदर वहाँ से लेके, अब परिक्रमा का कॉन्सेप्ट जैसे आप समझते होंगे कि एक सर्कल आप बोल सकते हैं, आपको नदी के किनारे लगाना है। अब आप प्रॉपर तरीके से परिक्रमा करेंगे नदी की, तो आपको चाहिए 3 साल 3 महीने 13 दिन। प्रॉपर तरीका होता है, आपको रिचुअल, सुबह भी आपको एक पूजा करना होता है, शाम को भी पूजा करनी होती है, और आप लिमिटेड किलोमीटर्स ही एक दिन में चलते हैं। एंड देन जब मानसून आ जाता है तो आप बंद कर देते हैं यात्रा। इस तरह से आप करेंगे तो 3 साल लगेगा। और लोग कहते हैं कि जो भी इच्छा है आपके मन में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक ही क्यों ना हो, चाहे मन की शांति चाहिए, चाहे कुछ भी बनना है, कुछ भी चाहिए, आप परिक्रमा करोगे आपको वो मिल जाएगा। तो इस अब लोग किस लिए करते हैं कि करते हैं अपने अपने उसके लिए लोग करते हैं। तो ये पैदल भी की जा सकती है, बाइक स्कूटी से भी की जा तो आप सकती है। भी शायद किसी चीज़ के लिए रहे थे। मैं तो शांति के लिए कर रहा है था ना, बार-बार बोल हाँ, भी रहे थे। मेरा तो क्लियर था कि मेरे को तो अंदर से हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत, Anxiety एंजाइटी हो रही बोलते थी। हैं, हाँ, तो मेंटल हेल्थ इशू था कुछ? होने लगा था। अच्छा। हाँ, इसकी वजह से ही, सोशल मीडिया की वजह से। हाँ, हाँ हाँ, और क्या, कामयाबी नहीं मिली नहीं कामयाब तब नहीं तो, हुआ, कामयाब तो था जब मिल गई हाँ। तो अब क्या होता है, अब आप एक स्टेट पे पहुंच गए हो, आपको वो मेंटेन रखना। तो इस अंतर्द्वंद का उत्तर ये आया कि एक यात्रा करो नर्मदा की। हाँ, एक डायरेक्शन मिली कि ये करके देख सकते हैं, और करना भी है, क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत तो शहरों में तो नहीं बसता है। आप अंदर जाएंगे तो बहुत अलग वो एक्चुअल इंडिया दिखता है। ये तो पूरा इन्फ्लुएंस होके कहीं से भी घुचड़ मुचड़ हो रखा है। जो शहर हैं वो नहीं है, वो अभी भी अनटैप्ड है काफ़ी सारे एरियाज। तो वहाँ पर आपको जाके दिखती हैं चीज़ें, एक पर्सपेक्टिव मिलता है। क्या नया दिखा नर्मदा यात्रा में? क्या एक नया दिल्ली दिखा के लड़के को जिसने गांव देखे ही नहीं थे। किसी चीज़ की घाई है नहीं, हम फालतू में घाई लगा के बैठे हैं, और अपने आप को इतना सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। मैं कोई बड़ी तोप चीज़ नहीं हूँ ना, मैं बनना चाहता हूँ। तो बहुत ही रियल लोग वहाँ मेरे को दिखे, जो शहरों में नहीं दिखते हैं। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं लाइफ में जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, और यहाँ सब कुछ होने के बाद भी हम और की इच्छा रखते हैं, रोते रहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो एक कंटेंट की फीलिंग होती है मन में, वो मेरे को वहाँ समझ आई। और जब से मैं उस जर्नी से आया हूँ, हो गया मेरा सीन बहुत सही, कोई टेंशन नहीं उसके बाद से। लोग ये देख के परेशान भी थे कि ये छोटा सा लड़का शहर का, ये क्यों नर्मदा यात्रा कर रहा है? क्योंकि वो अक्सर परेशान- उन्होंने हाँ, साधु संत हाँ, हाँ, महात्मा हाँ, अधेड़ लोगों को हाँ। देखा होगा। परेशान नहीं थे, वो क्यूरियस हो गए। और फिर शायद एक हमारा इंसिडेंट हुआ था, मैं एक गांव में था और वहाँ छोटी सी बहुत छोटी दुकान थी चाय की, मैं वहाँ चले गया और वो मेरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि नहीं शक्ल से नहीं लगता कि ये यहाँ पर क्यों घूम रहा है भाई तू यहाँ पे, वो पूछेंगे। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? मैंने कहा मेरा कोई गाँव नहीं है और मैं गाँव देखने आया हूँ और नर्मदा जी के साथ यात्रा कर रहा हूँ। तो पता नहीं उनको क्या हुआ, बहुत इमोशनल हो गए, ऑलमोस्ट ऐसा रो जाएंगे अभी हो गए कि मैं तो यहाँ पला बड़ा हूँ, मैं कभी नहीं मैया के साथ चला 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तुम दिल्ली से आगे चल रहे हो, ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। मतलब वो आदमी बोल रहा है कि ये मेरे लिए शर्म की बात है। पर फिर मैंने कहा भाई ऐसा सीरियसली मत लो इतना, मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, मैं भी आप समझो ऐसे ही आया हूँ। बोले नहीं, वो माने ही नहीं कि नहीं तुम कर रहे हो। मैंने बोला मैं पूरी थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो एक हफ्ते के लिए कर रहा हूँ, 100 किलोमीटर कर रहा हूँ खाली, विच इज़ नथिंग, क्योंकि वो तो 3000 कुछ किलोमीटर पड़ जाता है परिक्रमा जब आप करते हैं। तो उससे भी लोग करते हैं, उसको करते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं। और वो भी अलग अलग तरह की परिक्रमा होती है। एक होती है जिसमें आप तट को छोड़ते ही नहीं है, तट के किनारे चलोगे, बिल्कुल कुछ आ जाए, कुछ आ जाए जंगल, तो आप पहाड़। सोचो कितने दिन तक तो कुछ खाने पीने को ही नहीं है। वो लोग करते हैं, वो बहुत इंटेंस है। तो लोगों के अंदर आस्था तो बहुत ज़्यादा है, तो वो हो गए इमोशनल। फिर उन्होंने मेरे को 2 चाय और पिलाई और पैसे नहीं लिए। इस बीच में आपको एक आश्रम भी मिला ना, वो तो बहुत माता जबरदस्त जी वो वही उसी गांव की ये कहानी है, उसी गांव की कहानी है। तो वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, और वो था एक ब्रेकिंग पॉइंट लाइफ के अंदर। वो हमेशा याद रहेगा। मैं बोलता हूँ, मैं बोला मैं भूल जाता हूँ,
वो नहीं भूल रहा मैं। इस किताब की शुरुआत में वही मेंशन है, वो कोई नहीं भूल सकता वो नहीं भूल कि सकता। जब कोई शहर का लड़का यात्रा कर रहा है, उसके पाँव में छाले पड़ गए, वो अपने घर से दूर है, कोई सुविधा नहीं है, एक तो वो यही एडजस्ट कर रहा है कि नीचे सो रहे हैं, जहाँ मिल रहा है जैसे खा रहे हैं, और फिर कोई बिल्कुल जिसे आप जानते नहीं, वो महिला आए, आपके पैर के घाव खुद धो रही है ना, मरहम लगा रही है, खाना खिला रही है। खाना खिला रही है, आंखों में जो प्यार दिखाना, वो क्योंकि कुछ भी ट्रांजैक्शनल नहीं था वहाँ पे, कुछ गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, कोई मेरे लिए किसी XYZ रीज़न से नहीं कर रहा है। अभी शायद लोग मेरे से हंस के बोल लें कि ये यूट्यूबर है या फिर ये XYZ बंदा है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनके लिए मैं बस उनका एक बेटा हूँ। तो वो एक बहुत बहुत सही फीलिंग थी मेरे को। लाइफ में 2 बारी दिल के अंदर अपने एक चमक महसूस हुई है, मतलब सीरीन, एट पीस। एक मोमेंट और था और ये दूसरा मोमेंट था जब मैं उस बस से निकला। वो मेरे को पहली बात तो वो गांव था, तो उसमें डायरेक्ट बस आपको जबलपुर की नहीं मिलती। तो पहले वो गांव से मेरे को एक बस पे मेरे साथ खुद बैठी, मेरे को कहीं छोड़ा उन्होंने, वहाँ से दूसरी बस में बिठाया। मैं चले जाता अकेले, कोई वो थोड़ी है, बट नहीं, उनको है नहीं हम आपको बिठाएंगे जहाँ तक हो सकेगा, हाँ साथ जाएंगे। तो वो वहाँ तक गए और जब मेरी बस चली तो वो रो रही थी, वो रोने लगी और मैं भी काफ़ी इमोशनल हो गया कि ये क्या है। तो वो चीज़ था, तो तब मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा जो एंजाइटी खाई जा रही थी मन में, गायब। इररेलेवेंट है वो चीज़ें, मतलब इररेलेवेंट है वो चीज़ें। मैं देख रहा था कई लोगों को जो लिख रहे थे और जो बोल भी रहे थे, और मैंने भी कई जगह महसूस किया कि आपका वीडियो देख के कभी कभी बहुत मतलब एक मुस्कान आती है आखिर में, कई बार आंसू आते हैं आंखों में। वो एक फिल्म मेकर की चालाकी है क्राफ्ट की, या वो इनोसेंस है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं, रौनक में इनोसेंस है। चालाकी से तो कुछ नहीं होता। आप किसी को चालाकी से हंसा लोगे शायद, या थोड़ा स्मोक करा लोगे, हंसाना भी बड़ा मुश्किल है। किसी को रुला तो नहीं सकते आप चालाकी से, कैसे रुला दोगे? मतलब ये नहीं आपने धोखा दे दिया तो बंदा रो रहा है, वो वाले गलत है। वो वाला रोना नहीं, वो खाली ऑनेस्टी से होता है। मतलब मन में खुश हैं और आंखों में आंसू। वो खाली ऑनेस्टी से होता है और किसी चीज़ से कभी नहीं हो सकता। तो मेरे वीडियोस में ये बात हमेशा क्लियर रही है कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट रहता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। उसमें काफ़ी बार मेरे को ऐसी चीज़ें बतानी पड़ती हैं जो शायद लोग हंस दें कि अबे क्या ये, बट मैं तो बता देता हूँ क्योंकि मेरी तो वही सच्चाई है। लेकिन उससे बहुत रिलेटेबल भी तो महसूस करता है इंसान, करता यार ऐसी ही चीज़ें मेरे साथ भी घटती हैं। बट मैं रिलेटेबल होने के लिए ये सब नहीं बताता हूँ ना। हाँ, ये भी तो एक नया खुला है ना, हाँ कि रिलेटेबल कंटेंट। हाँ, रिलेटेबल कंटेंट कुछ नहीं होता है। मेरे एक बहुत फेवरेट डायरेक्टर है, बॉन्ग जून हो, पैरासाइट के डायरेक्टर हैं वो, मेमोरीज ऑफ मर्डर के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बोला था व्हाट इज़ बीइंग क्रिएटिव, बीइंग क्रिएटिव इज़ दैट यू आर बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो जो सच्चा है वही क्रिएटिव है, बाकी कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। बाकी तो आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। स्मार्ट वर्क और क्रिएटिव वर्क में काफ़ी फ़र्क है, जो बात मेरे को थोड़ी बहुत समझ आने लगी है। तो मैं अब स्मार्ट वर्क नहीं करता। तो नर्मदा यात्रा फिर रही अधूरी ना, पूरा तो नहीं कर पाया था। पूरी नहीं करनी थी मेरे को। हाँ, वैसे भी आपको ऐसा मैं गया था 100 किलोमीटर के लिए और मैं आ गया वो करके। लौटे तो ठीक महसूस हो रहा था? अरे बेस्ट। ऐसा लग रहा था बादलों पे बैठा हूँ, मतलब जो मांगा वो मिल गया। इससे मतलब ये कैसे है पता नहीं। ये सचिन भाई को कैसे पता था ऐसा हो जाएगा? अरे वो अलग आदमी है, आप उनके साथ बैठो। कौन है वो बताओ आप? वो मेरे को मन तो क्या बैठने का मेरा। उनसे फिर 1 घंटा नहीं, आप 6, 7, 10 घंटा समय निकाल के बैठना पड़ेगा। वो है मतलब मैं तो एक ड्रॉपलेट बोल सकते हो और वो बोल सकते हो आप घड़ा। किताब में बहुत जिक्र है उनका, शुरू में बाद में, थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, तो मैं उनसे पहली बार ही मिला था ऋषिकेश में, गंगा जी के किनारे। और तब मैं कॉलेज के 2nd ईयर में था, और क्योंकि अब काम करने लगा था तो मेरे को था यार फिल्म्स बनानी है। और मैंने फेसबुक स्क्रॉल करते हुए उनकी एक पोस्ट देखी जिसमें वो ऊपर से एकदम नंगे थे और गौमुख के सामने ऐसे करके तस्वीर थी उनकी, बहुत ब्लर सी, समझ भी नहीं आ रहा, बाल एकदम बड़े हुए। और मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो फोटो। फिर मैंने वो पढ़ा तो उसमें लिखा था कि वो बनारस से गौमुख पैदल जा रहे हैं, या कर चुके हैं या जा रहे हैं, ऐसा कुछ था। तो मैं मतलब बड़ा इंट्रीग हो गया कि यार ये पैदल क्यों जा रहा है, ये तो जवान लड़का है, ये क्या कर रहा है ये। तो मेरे को था क्यूरियस कि इनसे तो बात करनी चाहिए। मैंने उनको मैसेज किया कि भैया हेलो, आई एम दिस आई एम स्टडिंग हियर, आई वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन यू। तब पता भी नहीं डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, पर बनानी है। मैंने कहा ठीक। भैया ने कहा अच्छा ठीक है, ऋषिकेश आ जाओ। मैं चले गया ऋषिकेश में उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि यार तुम अगर जेन्युइन मेरे पे कुछ बनाना चाहते हो तो मेरे साथ यात्रा करो, तो ऐसे थोड़ी बैठे बैठे बना लोगे। मैं कहा सही बोल रहे हैं, चलो फिर आपके साथ चलेंगे। तभी बात हुई और तब हम ऋषिकेश से हरिद्वार पहली बार पैदल गए, राजा जी नेशनल पार्क के थ्रू।
तब उनके साथ मैंने वॉक करी, और वो पहली बार मेरे एक डर महसूस हुआ रात में, कि हमने 6 जंगली हाथी देखे नदी के किनारे। हम जब रात में उस जंगल से गुजर रहे थे तो गांव वाले बोल रहे थे, मूर्खो, मरने आए हो यहाँ पे, क्योंकि मर जाओगे, वहाँ बाघ का खतरा रहता है। तो मेरे को तो एंड में हो गया था कि मैं लिफ्ट लूँ, मैं यहाँ से निकलूँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, बट कैसे करके हमने वो पूरी करी, और वो भी एक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था। और तब से वो मेरी लाइफ के अंदर मुझे बहुत लगता है ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी, जो वो महिला आश्रम चला रही थी, एक पैसा कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं डॉक्यूमेंट करेगा, कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स आपको बिठूर में मिले जो गंगा साफ कर रहे हैं बस अकेले में, या उनके 4-5 साथी, उन्हें नहीं पता, उन्हें कभी कोई कहीं छापेगा, बताएगा, महान कुछ नहीं है, वो यूट्यूब भी नहीं बना रहे। और ऐसे ही सचिन जी जैसे, जो आपको मिल गए तो आपकी वजह से हमें पता चला, वरना उन्हें कोई खास परवाह लग भी नहीं रही कि किसी को पता हो ना पता हो, भाई मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं हूँ महास्वार्थी, मुझे नहीं बताना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पर वो बहुत अच्छे लेखक हैं, वो लिखते हैं, और अभी वो अपनी किताब पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने नर्मदा यात्रा की है, गंगा यात्रा की है, और कावेरी अम्मा के साथ साउथ में वो भी वॉक किया है उन्होंने। वो काफ़ी पूरा भारत, मतलब वो उन्होंने देखा है चल के पैदल। तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट हैं, इसलिए। अच्छा, तो फिर आपने नर्मदा यात्रा कर ली, सचिन भाई के बारे में बता दिया, गंगा यात्रा पे आऊँगा, लेकिन कुंदन जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने एक सवाल लिख रखा है, पता नहीं इन्होंने कहाँ से उठाया, वो पूछ रहे हैं कि आपके अंदर एक नॉस्ट्रेडम्स तो है। ये क्या होता है? कुछ तो है, नॉस्ट्रेडम्स है एक महान व्यक्ति हुआ है जिसने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की हैं। वो कहता है दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर काफ़ी सारी सही साबित हुई हैं, ऐसे लोग कहते हैं। तो वो बोल रहा है, आपने एक वीडियो में कहा था कि आपका वीडियो 3 महीने में ग्रो करेगा, ये तो अच्छी बात है, हो भी गया, लेकिन आपको पता है कि आप मरने कैसे वाले हैं? ये क्या गुत्थी है? वो ऐसे ही है, वो थोड़ा इंटरनेट पे इतना भी शेयर नहीं करना चाहिए। अब कर दिया, सवाल बन गया। हाँ, नहीं, मैं ऐसे ही बस मैं सच में एहसास हुआ कुछ? हाँ, हम मजाक नहीं उड़ाएंगे, पोएटिक हो जाएगा थोड़ा, मतलब कोई बात उस तरह से मैं सोचता हूँ। बहुत टाइम है और बहुत पोटेंशियल है हमारा। तो पता नहीं है मेरे को, मगर मैंने बताया नहीं कभी, पर मैं एक्चुअली लंदन तक जाना मेरा एक वो नहीं है बिगेस्ट ड्रीम। लंदन तो चले जाऊंगा, हो जाएगा, अभी के लिए वो है। बट जब मैं अपने मिड 40s और मिड 50s में होऊंगा, मिड 40s या मिड 50s में होऊंगा, तो मेरा एक सपना है कि मैं ना पूरी जीटी रोड पे ट्रैवल कर पाऊँ। अच्छा, पूरी जीटी रोड, ढाका से लेके आप वहाँ से पूरा इंडिया पार करते हुए, पाकिस्तान पार करते हुए अफगानिस्तान में एंटर करें। शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शेरशाह सूरी ने बनाई, उसके बहुत नाम भी रहे हैं अलग अलग। वो जीटी तो हमने रखा, हाँ, ग्रैंड ट्रंक रोड, हाँ। तो उस पर ट्रैवल कर पाऊँ, और मतलब मेरे को है कि मेरे को वो पाकिस्तान भी देखना है, अफगानिस्तान भी देखना है। इंटरेस्टिंगली मेरे पापा का बर्थ अफगानिस्तान में हुआ है, काबुल में। हाँ, तो हमारा वहाँ घर था काबुल में। वाह, तो वो भी देखना है। एक घर तो आपने कानपुर में देखा था ना अपनी मम्मी का। हाँ, आपके नाना जी रेलवे में थे, हाँ जी, लोको पायलट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए शायद मेरे उसी घर में पैदा हुई थी। ट्रेन से ज़्यादा प्यार है। आपको रियलाइज़ नहीं होता क्यों, मेरे को ट्रेन्स बहुत पसंद है। वो बात रह गई पर मरने वाली। हाँ, तो मेरे को है कि यार ये यात्रा करते करते या करने के बाद आपको लगता है आई शुड यात्रा डाई में? इन माई कार। अच्छा, ऐसे ही बस थॉट है, मतलब ये बहुत क्रेजी है, इसका कोई सेंस नहीं है। कई बार लोग ये कहते भी हैं कि मैं काम करते हुए मरना चाहता हूँ, है ना। कोई लोग कहते हैं मैं कलाकार, मैं सेट पे मरना चाहता हूँ, मैं मंच पे मरना। तो मे भी ऐसा हो सकता लगता है। हो कि आइडियल डेथ मेरे लिए ये हो, बस एक ख्याल है, ये भविष्यवाणी ना हो, बल्कि ये एक चाह हो। हाँ, हो सकता है ये चाह हो। मैं भी ये चाहूंगा, बस चाह हो। बट ये चाह ना मेरे को काफ़ी क्रेजी सिचुएशन में बहुत स्ट्रेंथ भी देती है। मैं बहुत बार बहुत क्रेजी चीज़ों में फंस चुका हूँ, तो वहाँ पे लगता है कि अभी कुछ नहीं होने वाला मेरे को, मैं तो तभी मरूंगा, तो मैं निकल जाता हूँ वहाँ से। वाह वाह वाह, ऐसा भी ख्याल मन में आता कि है। यहाँ का तो नहीं है, ये तो कुछ नहीं कहीं है। और ही हाँ, करना। हाँ, ये भी आता है मन में, तो शायद ये उसलिए हो। हाँ, क्योंकि जब अनजानी यात्राओं में निकलते हैं, हाँ, तो ये बहुत आसान है। मैं यहाँ से बता सकता हूँ आपको कि कितनी बार ऐसे मौके आए होंगे जब आपको लगा होगा कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे भी नहीं जा सकता, अब हो गया, शायद गलत फैसला कर लिया था, अब तो हो गया। पर हो सकता है तब ये चाह आपको ड्राइव देती हो कि ना। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट ये वाली है कि अपने तक रखी हुई थी मैंने, आगे नहीं बोली। कहाँ रखी हुई थी, सबको पता चल गया। ये मैंने कहीं पता नहीं, मैं बोल देता हूँ, एडिट करना रह गया ये। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए,
सोलो ट्रैवलिंग करते हैं आप, है ना, वो भाई बहुत टफ भी है। पता है, मैं आपका वीडियो देख रहा था, उसके तुरंत ऐसे देखते देखते मैं कुछ करने लगा और अचानक वो ख़त्म हो गया, कुछ और चलने लगा। उसमें कोई एक सोलो ट्रैवलर था जो ट्रैक कर रहा था विदेश में, उसकी 3 घंटे की वीडियो थी। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। क्रैग एडम्स होंगे शायद। यस, मैंने देखा वो ऐसे सोलो चल रहा है मामला। मुझे नहीं लगता वहाँ फ़ोन के सिग्नल भी थे, मुझे नहीं पता वहाँ कोई और भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप भी लड़के हो, वो भी लड़के हैं, किसी लड़की के लिए मुश्किल नहीं होता होगा सोलो ट्रैवल करना? ज़्यादा मुश्किल है, 100% मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। पर कुछ लड़कियां हैं जो कर रही हैं। एक गरिमा नाम है उनका, वॉन्डरिंग विद पेंट्स आई थिंक उनका हैंडल है। वो बहुत अच्छा ट्रैवल करती हैं और अकेले ट्रैवल करती हैं। तो लड़कियां भी कर रही ये हैं। और मुश्किल है, मैं वही सोच रहा बहुत था मुश्किल कि आप कह रहे हो ना, बहुत कि मुश्किल कभी है। मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मगर लड़कियां ये चैलेंज लेके भी, मगर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया, मगर नहीं हमेशा कभी ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में अगर कोई लड़की बोलती है कि आप लकी हो, आप लड़के हो तो ये कर पा रहे हो, लड़कियां तो कर ही नहीं सकती हैं। मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। अच्छा, दिल्ली से लंदन जाने वाले हो ना आपने तो हाइलक्स भी ले ली, हाइलक्स ले ली। और नहीं प्लान होने में भी इतना प्लान तो है कि थोड़ा बहुत पैसा होगा। बिल्कुल मगर ट्रैवल करने की इच्छा बहुत लोग रखते हैं, बिल्कुल। बजट नहीं है साहब। स्मार्ट, अब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना आपको। मैंने बोला कि मेरे को पता चल गया कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, इसलिए मैं उसकी तरफ काम कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्शनलेस होता, मेरे को पता ही नहीं लाइफ में क्या करना है, तो मैं भटक रहा होता है इधर उधर। तब पहले तो ऑफिस से छुट्टी लो अपने। हाँ हाँ पहला तो मेरे plan। को वो क्लैरिटी है कि भाई ये तो करना ही नहीं है लाइफ में, तो सॉर्टेड है मेरा सीन। तो करें कैसे, बजट कैसे बनाना चाहिए अगर कोई घूमना चाहता है पर पैसा कम है? संभव है वैसे, पैसा नहीं है घूम लो बहुत आराम से। इंडिया में तो आप कैसे घूम सकते हो, आप बिना पैसे के भी घूम सकते हो। दो मैं रेकमेंड नहीं करता, बता बहुत कम पैसों में घूम सकते हो। आप बताइए, मैंने 100 दिन की यात्रा करी, 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग ट्रैवल किया, 100 दिन, कितना पैसा खर्चा मैंने अंदाज़ा लगा लो 100 दिन में। जो मैं नॉर्थ ईस्ट भी गया, साउथ इंडिया भी गया, कर्नाटका में भी घूमा, देन मुंबई और लद्दाख भी गया, खत्म करा लद्दाख में। मैं बार बार बताता हूँ, अभी बता रहा था, मैं 56 दिन गया साउथ, मुझे लगता है 1.25 लाख था 56 दिन में। 100 दिन का कितना होगा, डबल मान लेते हैं। हाँ, तो आप मेरा तो 120 में आए। हाँ, तो मेरा लगा 1,27,000 रुपये, 27,322 रुपये एग्जैक्ट लिखा हुआ है मैंने एक जगह सुसु करने के 5 रुपये दिए थे, वो भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है लिस्ट में। एक एक रुपये, कोई एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं है। 1,27,000 रुपये। ऐसा कहाँ सूसू किया भाई? कहीं नॉर्थ ईस्ट में था, बट मैंने लिख लिया वो क्योंकि जुर्माना था क्या? नहीं, अरे वो पब्लिक टॉयलेट्स रहते हैं ना। अच्छा फिर ठीक। सुलभ तो मैंने सोचा कहीं ऐसे ही कर दे कि जुर्माना ही लगा 500 रुपया दिए। वो पब्लिक वॉशरूम बहुत साफ है वो। आप दुनिया के सबसे साफ गांव में पहुंचे थे, एशिया के कहते हैं। यस वो वाला है, मेघालय में है वो। उसे खिताब किसने दिया? मेरे को नहीं पता। इंदौर वाले कह रहे हैं हमारा शहर सबसे साफ है। नहीं मुझे नोएडा सबसे साफ लगता है। आपको वैसे साफ क्या लगा सबसे ज्यादा घूमते हुए? नॉर्थ ईस्ट तो है, हाँ। बेटर है, काफ़ी बेटर है, बट उधर आप अगर शहर में चले जाएंगे तो उनसे गंदे शहर कहीं नहीं देखेंगे। दीमापुर से ज़्यादा गंदगी कहीं नहीं है, आई वुड से। मैंने नहीं देखी उससे ज़्यादा गंदगी कहीं भी। दीमापुर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बट अब हम बात कर रहे हैं गाँव उसकी, वो तो साफ़ ही होते हैं जनरली। हाँ, तो मतलब सस्ते में घूम सकते हो आप, ये कह रहे हो? बहुत आराम से घूम विदेश का तो नहीं, पर इंडिया में तो तय है। इंडिया में घूम सकते हो। 1,27,000 में मैं घूम लिया, आप इसके आधे में भी कर सकते हो। अच्छा, सिर मुंडवा लिया था क्या? नहीं कभी मुंडवाया था? नहीं, हाँ खुद कर लिया था कोविड में। मना क्यों कर रहे हो, नहीं करवाया था? मैं सोच रहा था कब किया, पर किया मैंने कोविड में। एक तो पढ़ लिख के बैठा हमारा आदमी, एक आदमी लगा है आपके पीछे, हमने 2-3 हफ्तों से। जब कोविड आया था तब कर लिया था, और एक बार फिर बाद में भी कर लिया था। क्यों? पता नहीं, अब वही है कि मैं ये नहीं बोलता, जो गंजा है वो थोड़ा अंदर से परेशान है ऐसा है, पर मैंने इसलिए उड़ा लिया था। मैं कहा चलो लुक चेंज हो जाएगा, बट वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एंजाइटी वो भी था। ठीक है, गंगा यात्रा पे आते हैं। तभी तय किया था आपने कि आप ये किताब लिखेंगे? जाने से पहले पता था मेरे को कि मैं 11 फोटोज खींचूंगा। हाँ। 11 फोटो से किताब नहीं बनती है। हाँ भाई, ये तो अच्छी खासी बड़ी किताब है। वो 11 फोटो कौन से? हाँ नहीं है ना 11, तो 11 चैप्टर्स हो गए। क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर नहीं हूँ, मेरी इच्छा ये नहीं थी मैं बहुत बेस्ट फोटोज खींचूंगा, बट एक कल्चर को कैप्चर किया जा सके, एक फीलिंग कैप्चर की जा सके। आई थिंक वो इसमें हुआ है, तो उतना है इसके अंदर। तो 11 चैप्टर्स हैं, 11 फोटोज नहीं है। कहाँ से शुरुआत की थी? गौमुख।
गौमुख से। शुरुआत तो वहीं से करनी बनती है, जहाँ से गंगा मैया की शुरुआत हो रही है वहीं से साथ में चलना। वो मैंने देखा था जब आप यहाँ से निकले, बीच में आप हस्तिनापुर भी गए थे ना, क्रिकेट बहुत खेले ब्रीफली, थे। बहुत ब्रीफली, हाँ जी, हाँ, बहुत ब्रीफली। चूंकि मैं मेरठ रहा हूँ, बहुत साल रहा हूँ, हस्तिनापुर हम खूब जाते थे, और मैंने देखते ही बता दिया था हस्तिनापुर भाई जा तो रहे हैं, मिलेगा कुछ नहीं, हाँ क्योंकि इतना अस्त व्यस्त है वो, बिल्कुल। उसको इतनी प्लानिंग के बाद भी कभी बसाया नहीं जा सका। पता है आपको एक कहावत है उसके पीछे? नहीं। जो मैंने पढ़ा, मतलब ये कहावत नहीं है तो तथ्य है कि जब चंडीगढ़ को बसाने का प्लान बन रहा था, उसी वक्त प्लान हस्तिनापुर का भी बना था। अच्छा। दोनों सिटीज़ का सेम टाइम। और पंडित नेहरू दोनों सिटीज़ को ऐसे ही प्लान्ड वे में बसाना चाहते थे। आज चंडीगढ़ तो खैर कोई बात ही नहीं है। हस्तिनापुर के ना बसने के पीछे वहाँ बार बार छपता है, लोग कहते हैं कि वो शाप है कि ये शहर नहीं बस सकेगा कभी, जो महाभारत काल में उस तरह दिया। तो मेरा ख्याल है किसका शाप था मैं ये भूल गया, लेकिन वो एक शापित शहर है। तो उसके पीछे बहुत बार प्लानिंग हुई है उसे बसाने की, क्योंकि टूरिज्म के हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। हाँ जी। हिंदुओं के लिए नहीं, जैन के लिए भी। हाँ जी। इनफैक्ट आज आप जाओगे तो वहाँ जैन मंदिर ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल है। वो बस ही नहीं पाता है। तो वो ये स्थिति है। और बहुत मक्खी मच्छर ये वो वहाँ हमेशा रहता है, बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों, जबकि इतनी मेहनत होती है उसके पीछे। तो अब मान लेते हैं शाप ही होगा। ऐसी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी वहाँ की भी है, साउथ इंडिया की, तलागाडू, सुनिए आपने? ना। उधर भी एक तलागाडू एरिया को श्रापित बताते हैं, और वहाँ पर बोला गया था कि जो वहाँ के मंदिर हैं वो सारे धरती के अंदर समा जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वहाँ की भी। इस तरह की जगहें हैं। अच्छा, आपको पता है आप वापस को वापिस बोलते हैं? हो सकता है, मैं बहुत शब्द गलत बोलता हूँ ना। ये एकदम से मुझे लगातार लगा कि मैं बताऊंगा, आप वापस बोलते हो। पर इसमें ऐसा क्या है? बहुत अच्छा है ये। क्यों? इसमें रॉनेस है। अच्छा। सारे शब्द सही भी नहीं बोलने चाहिए। हाँ, नहीं मैं बोल भी नहीं पाता, मेरी थोड़ी जीभ बढ़ जाती है। वैसे वो मेरे को ना पंजाबी आती नहीं है, पर मैं बोलना चाहता हूँ पंजाबी, क्योंकि मैं वैसे पंजाबी हूँ, पर नहीं आती है, तो एक दुख है। मगर जो हिंदी के कुछ शब्द होते हैं उसमें थोड़ा सा आ जाता है। अब मैं गुब्बारा बोलते हैं, पर गुब्बारा मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के बोलना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ गुब्बारा, ड़ आता है, र की जगह वो ड़ हो जाता है अगर मैं फ्लो में बोल रहा हूँ तो। गुब्बारा। हाँ, गुब्बारा, तो वो हो जाता है। फिर आप गए गंगा यात्रा के लिए पहले। हाँ जी, गौमुख। गौमुख। मेरी एक जिज्ञासा है, मैं कभी गौमुख गया नहीं हूँ, लेकिन जितने लोग आप जैसे वहाँ गए हैं, फोटोज़ या वीडियो बनाते हैं, वो जो ग्लेशियर है जो पिघलता है, बूंद बूंद पानी टपकता है जिससे गंगा बनती है, जब हम बाहर से देखते हैं और आपकी किताब में भी है, तो मुझे पता नहीं उसके अंदर क्या है। वो बाहर से तो समझ में आता है, फोटो लगाऊंगा मैं इस पॉडकास्ट में, अंदर भी देखा के झांक के बाहर से भी समझ नहीं आएगा। मैं बोलूँगा अगर आप खाली फोटो लगा दो और बताओ मत एक ग्लेशियर है, तो कोई नहीं बता पाएगा एक ग्लेशियर है, क्योंकि वो पूरा मिट्टी से कवर्ड है। तो हम जब वहाँ पहुँचे, मैं कहा कहाँ है ग्लेशियर? वो बोले ये ग्लेशियर है। मैं कहा हैं, ये गौमुख है? नहीं पता चलता है वो, क्योंकि पूरा मिट्टी में है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो फिर सेंटर में दिख जाता है, इसमें फोटो में भी आप देख सकते हैं। अब देखेंगे ये देखिए, ये अब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता है कि नदी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये तो मैं और क्लोज ले जाता हूँ, ये बेसिकली आपने तो बहुत करीब से खींचा है। हाँ जी, नहीं वही फोटो मैंने इसके आगे एक और लगाया था। हाँ, एक और है, वही मैं कह रहा था। भैया खड़े हैं, वो शायद उनका शॉट है। जैसे मैं मान लीजिए मान लेता हूँ। हाँ जी। इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर से नदी आती है, इसके आगे आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पे बूंद बूंद करके नहीं गिरता है। हाँ। इस ग्लेशियर के अंदर से नदी और भी पीछे से है वो। हाँ जी, इसके अंदर से आ रही है। अंदर से कहाँ से आ रही है वो नहीं पता है। किसी ने एक्सप्लोर किया हो, मेरा बड़ा मन है, क्योंकि ये केवल धार्मिक मामला नहीं, हिस्टोरिकल है। गंगा आज से थोड़ी बह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और गंगा तो हिंदुस्तान से परे निकल जाती है फिर आगे, और बांग्लादेश में हाँ, उनका नाम बदल जाता है। तो ऐसी नदी का जो उद्गम स्थल है, मेरा देखने का बड़ा मन है कि गंगा कहाँ से बनती है। जाइए, बिल्कुल जाइए भाई साहब, आप पहुंच गए यहाँ तो बड़ी बात है। मैं इसके बहुत मतलब इधर पहुँचना मुश्किल नहीं है बिल्कुल हाँ, पर इसके आगे तो इसके आगे थोड़ा फिर आपको फिट होना पड़ेगा। यहाँ तक आप जा सकते हैं, यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे आराम से। यहाँ जब आप पहुँचे तो मैंने आपका वो वीडियो देखा, आप एकदम कुछ और ही हैं उसमें। सच में कुछ और हो गए थे वहाँ उसके सामने। बिल्कुल। तो एक फीलिंग में एक्सप्लोर करना चाह रहा था, समझना चाह रहा था कि नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है तो वो क्यों है। वो भावना लोगों में बहुत रियल है। वो ऐसे कहने को माँ नहीं कहते। आप खुद गंगा ही बोल रहे हो तब तक। हाँ, उसके बाद आपने मैया बोलना शुरू किया। हाँ, मैं अभी भी गंगा बोलता हूँ। मेरा रिलेशन थोड़ा, अब रिलेशन वैरी कर सकते हैं। मैं पता है कैसे अब गंगा को देखता हूँ। किताब में हालांकि मैंने माँ गंगा बोला है, बट उसके बाद भी काफ़ी समय मैं वहाँ बिताया। मेरे को लगता है कि गंगा जो है मेरी बहन के जैसी हैं। मेरी छोटी बहन हो सकती हैं, बड़ी बहन हो सकती हैं, और उनसे ना मैं एक बहन से एक
एक वो वाला फन वाला एक एलिमेंट होता है बीच में ना, आप मजाक कर सकते हैं, आप हंस खेल सकते हैं, तो मेरा वैसा है। ऐसा नहीं है कि अटमोस्ट एक वो, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है, बट एक वो नहीं है, एक बहन वाला भाव बड़ी ज्यादा है। बहन की रिस्पेक्ट होती है तो हाँ होती जी, है। उससे आप तो वो- लड़ते भी तो हो पर ना। लड़ते भी हैं तो खेलते भी हैं, तो मेरा तो वैसा भावना ज्यादा है। जब नर्मदा की बात करते हैं तो वहां पर एकदम अटमोस्ट रिस्पेक्ट आ जाती है मन में। वो माँ बोलते ही। जैसी है। बिल्कुल, वो ज्यादा वो ऑल ओल्डर है, द नर्मदा इज ओल्डर देन गंगा। यस। तो वहाँ पता नहीं वो पहुँच के लगता है, और ये भी कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, नर्मदा को देखने से आपके पाप धुल जाते हैं। और नर्मदा का जो पानी है उससे जो खाना बनता है, खासकर जो मालवा क्षेत्र है अच्छा। जिसमें इंदौर उज्जैन जाते हैं, हाँ जी। मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई जैसे कुक को बुलाता है ना वहाँ से केटरिंग के लिए, इस क्षेत्र से मुंबई बुलाए, दिल्ली बुलाए, वो लोग स्पेशली वहाँ का पानी लेके जाते हैं। अच्छा, ये वो मैंने उसी नहीं सुना। पानी में खाना बनाते हैं। अच्छा। उनका कहना ही ये है कि आपको जो स्वाद आ रहा है वो हमारे यहाँ जो पानी है नर्मदा का, अच्छा। आ उस तरह। ये नहीं सुना मैंने। अरे मुँह में पानी आ गया भाई बोल के। मैंने बहुत खाया वहाँ का खाना। अच्छा। मैं हर साल, इंदौर का तो फेमस भी है। हाँ मैं हर साल चला जाता हूँ वो खाना खाना। हाँ जी, हाँ जी, इंदौर का तो फेमस भी है। नर्मदा की कहानी बहुत। बहुत सही है। फिर आप वहाँ पहुँचे, खूब चिल्लाए, अपने आप से बात की, हाँ जी। रोए। हाँ जी। क्यों, एंजाइटी तो खत्म हो गई थी नर्मदा यात्रा में? नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो परेशान हुई। अब एकदम से नहीं होता, आज आप उठे कल आप फिक्स हो जाओ, ऐसा होता नहीं है। एक ग्रेजुअल स्लोप है। जैसे ग्रोथ एक दिन में नहीं होती है, ग्रेजुअली होती है, वैसे फिक्सिंग भी ग्रेजुअली होती है। तो वो एक फिक्सिंग है, हीलिंग है, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। अभी भी अंदर से कुछ चीज़ें तो परेशान करती है, बट अब आपको पता है कि यार ये क्या होता है, आदमी इमोशन में रिएक्ट करता है। ठीक है, आपको गुस्सा आएगा तो आपको एक ऐसी स्टेट आती है, मेरी बिल्कुल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बट एक ऐसी स्टेट आती है जब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको गुस्सा आ रहा है। आप समझ रहे हैं? तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप अपने इमोशंस ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको दिखता है कि यार ये तो बस हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, ये हो रहा है। तो वो वाली चीज़ है कि वो बुरा लगने लग जाता है फिर भी कभी कभी, बट ऑब्वियसली वो वाली चीज़ भी होती है, तो आपको उसके बाद काफ़ी बेटर फील होता है। तो गौमुख जब मैं गया तो मैं खुल के चिल्लाया, वहाँ मैं अकेला रह गया पीछे। मैंने कहा आप लोग जाओ, भैया थे, मैंने कहा सचिन भैया आप जाओ, मैं थोड़ा देर यहाँ बैठता हूँ। और लकीली तब वहाँ और कोई नहीं था, तो मज़ा आता। आप छत पे जाके चिल्लाओ, आपको बेटर फील होगा, नहीं होगा, आपको होता है। वो फिल्मों में भी कितना दिखाया गया है ना, उसको ग्लैमराइज किया गया है, वो वही है। तो मैं वहाँ जाके फुल ऐसा चिल्लाया और वो किया, तो हल्का लगा, काफ़ी हल्का लगा। उसके बाद क्या हुआ उस यात्रा में? उसके बाद मैंने कहा फन करेंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा मूड चेंज हुआ मेरे को अच्छा लगने लगा, लाइट लगने लगा। फिर मैं हर्षिल गया, हर्षिल में बहुत मज़ा आया मेरे को। मैं गौमुख से पैदल चले गया हर्षिल, ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस, 30 किलोमीटर के करीब है। तो हर्षिल रुका, हर्षिल में बहुत कुछ फैसिनेटिंग देखा मैंने। उनका एक पांडव नृत्य का फेस्टिवल होता है, और मेरे को नहीं पता था, अब ये वो हो जाती है यहाँ पे, इंग्लिश में कुछ सेरेंट्रिपिटी कुछ तो शब्द बोलते हैं इसको। तो वो हो जाता है कि ये कैसे हो गया, मेरे को नहीं पता था। जबकि पता है कि मैं बुक के लिए या फोटोज कलेक्ट करने जा रहा हूँ, सो आई शुड हैव रिसर्च एटलीस्ट कि कब क्या होता है। मैं तो चले गया और वो बोल रहे हैं यहाँ तो त्यौहार है, बढ़िया है, आप भी आ जाओ। वो भी बहुत खूबसूरत त्यौहार था, क्योंकि उसके अंदर जैसा हमने इसके अंदर बताया, तो उस त्यौहार के अंदर एक बकरे की बलि दी जाती है। अब मैं थोड़ा टेकन अबैक हो गया यार, बलि अच्छा नहीं लगा मेरे को मन में, बट इट टर्न्स आउट कि जो गांव वाले थे उन्होंने कद्दू को बनाया, बकरा कद्दू की बलि बनाई, और फिर कद्दू को पहले डेकोरेट किया बकरे के उसमें। ऐसा नहीं खाली कद्दू की बलि दे दी, कद्दू की लातें लगाई, सींग लगाए, ऐसा फेस बनाया 2 का, पूरी पूजा की 2-3 दिन, जो उनका तो शायद 7-8-9 दिन चलता है। आखिरी दिन उन्होंने उसकी बलि की, और फिर उसका प्रसाद सब में बटा। बड़ा अच्छा लगा मेरे को देख के। लेकिन जब आप और आगे यात्रा करते गए, फिर आप लौटे थे एक बार और माता जी से मिलने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनकी क्या कहानी है? हम कैसे बता सकते हैं किसी की कहानी, मतलब हम बस थोड़ा सा दिखा सकते हैं। तो वो मतलब मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इस तरह बताएं। हमने वीडियो में देखा, पर मुझे मालूम है कि वीडियो के साथ बहुत सारी लिमिट होती हैं। हाँ, तो जो आप बताना चाहो उसके अलावा, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें, चलो मैं टोक के बता रहा हूँ, क्योंकि एक बात बता रहा हूँ, आप जिस एज में हो, बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे, ठीक है यार बहुत लोग घूमने निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन वो सन्यासिन है ना, और ऐसे कई लोग आपको मिलते हैं। फिर जो आप उनसे संगत बैठा लेते हो, जैसे बाकी लोगों से बैठा लेते हो, उनसे भी बैठा लेते हो, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। उनके तो है ही बड़ी बात कि वो आपको आश्रय देते हैं, अपने आने देते हैं उन गुफाओं में। वो मेरे को ऐसी जगह लेके गए ना, नहीं देखा होगा किसी ने, और वो मैं वीडियो पे नहीं डाला। बिल्कुल। मैं 3 साधु संत के साथ रहा, जिसमें माता जी भी थी, 2 और थे वहाँ पे। उनकी मैं गुफा में गया, और सामने से गंगा जी बह रही हैं। इतना मतलब उससे ज़्यादा
ड्रीमी जगह आप नहीं इमेजिन कर सकते। वो नेचुरल केव्स हैं, गुफाएं हैं, और वहाँ वो रह रहे हैं। कोई बिजली नहीं है, कोई हीटर नहीं है, कुछ नहीं है, और इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, और वो वहाँ रह रहे हैं। हम वहाँ 3 बैठे थे, और वो वही चाय पिलाई उन्होंने मेरे को वहाँ। वो चाय काली चाय, वो दूध नहीं है, बट वही पीते, मीठी मीठी होती है काफ़ी। तो वो जो था, मैं वहाँ सोच रहा था कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। वो वीडियो पे नहीं है और वो कहीं नहीं है, बट मैं सोच रहा था मैं यहाँ आया कैसे, यहाँ कैसे आ गया। वहाँ नहीं पहुँच सकते आप गंगोत्री चले जाओ, आप वहाँ पहुँचोगे, वो मिलेगी नहीं आपको केव। जंगलों जब में तक आपको कोई लेना जाए, जब को कोई आप लेना जाए ऐसे नहीं आपको पहुंच सकते। मिलेगी ही नहीं वो केव। और मैं पाताल गुफा की बात नहीं कर रहा, पाताल गुफा इज ऑल्सो वन केव, वो फेमस है, वहाँ तो बोर्ड लगा है, आप चले जाओगे। बट एक्चुअल जहाँ साधु लोग रहते हैं वो नहीं मिलेगी आपको। और वहाँ उन्होंने मेरे को बिठाया, बुलाया, चाय भी मैंने वहाँ पी। तो मैंने कहा यार ये तो सबके साथ नहीं होता है। ये उसी के साथ हो सकता है जो बिना किसी लालच के बस मैं सच लालच में से ऐसे गया ही था, निकला हो। मैं लालच से गया था, मेरे को वीडियोस और ये बनाना था। आप तो मिलने लालच गए है। थे ना। तो सेकंड टाइम मिलने गया था, पहली टाइम तो मैं लालच से ही गया था। बट क्या है कि लालच को लेके मैं झूठ नहीं बोलता भाई हूँ। उतना बुरा लालच नहीं है। नहीं, पर लालच तो लोग है। बहुत सारी लालच में जाते हैं, पर मैं इन सब मामलों से थोड़ा जुड़ा रहता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, कोई सिद्धि के चक्कर में पहुँच जाता है, कुछ मिल जाए, क्या पता नहीं कुछ हो। हमारा एक दोस्त तो लॉटरी के नंबर के चक्कर में कहाँ का किस किस गुफा पहुँचा है वो बता भी नहीं सकता मैं। उन्हें सब पता रहता है जो वहाँ बैठे हैं। सही आप बात है, उनके थोड़े आसपास जाओगे ना, बिल्कुल पता है अब आप मानो मत मानो, चमत्कार है, ऑरा है, जो भी है, पर वहाँ जो बैठे हैं ना दुनिया से कट के, वो दुनिया को बहुत समझते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप कैसे उनसे कनेक्ट बनाओगे ना, वो क्यों आपको एंटरटेन करेंगे, मतलब आपसे बातचीत क्यों करेंगे, क्यों आपको अपनी कुटिया दिखाएंगे, आने भी देंगे। अगेन ऑनेस्टी होना पड़ता है, जैसा आप वीडियो में पूछ रहे थे। यहाँ मैं अगर स्मार्ट होता कि ओ आई एम दिस तो कुछ नहीं है, माफ़ी, आप जाइए, हरिओम, आप जाइए वापस। यहाँ मैं बहुत ऑनेस्ट था उनके माता जी के साथ कि माता जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, और मेरे को तस्वीर लेनी है, और मेरे को आपकी एक तस्वीर लेनी है कुटिया में, कुटिया के साथ आपकी एक तस्वीर लेनी है। तो उन्होंने बहुत सोचा, क्योंकि वो नहीं आना चाहते कैमरा पे, बिल्कुल। उनको मतलब काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है तुम बना लो। क्या गजब कुटिया है वो, कमरे में कमरा, कमरे में कमरा। सोच सकता कि ऐसे गुफाओं में ऐसे मेरे को ना कमरे बहुत बन बुरा सकते हैं। लगता है कि वो पता नहीं चलना चाहिए था उस कुटिया के बारे में लोगों को। गलत है। फिर लोग पहुंच गए क्या? पहुंच ही जाएंगे ना, हाँ पहुंचेंगे। पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो और वो views भी इसी काफ़ी कष्ट हैं। से बचने के लिए वहां बैठे जाके। ये भी बहुत बार मुझे भी ये संकट होता है, सोचता हूँ जब मैं, कि हम अनएक्सप्लोर्ड को जो है एक्सप्लोर करने निकलते तो हैं, मगर उसके बाद फिर उसकी खूबसूरती, एक रहस्य, और वो जो एक कट के रहने का ही तो मेन पर्पस था, वो खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपनी साइड से ये किया था कि मैं लोकेशन उसकी ना ज़्यादा रिवील करूं, बट अगर आप आपने बकायदा बताया बैठ खड़े नहीं होकर, नहीं, नहीं अगर आप यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ऐसे सड़क जाती है, उधर से ऐसे ऊपर माता जी की कुटिया है। ऊपर जाके हैं, हाँ हो सकता है, हो सकता है। पर वही है कि अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आप तो ढूंढ लेंगे, अच्छा ना मिले, ढूंढ लेंगे। वो जिन्हें चाहे वही पहुंचे वहाँ। बिल्कुल वो ज़्यादा बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, हाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और क्या धारणाएं टूटी है आपकी साधु संतों को लेकर? साधु संत बहुत नॉर्मल भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर समय मंत्र और जाप चल रहे हैं या भगवान की उसमें लगे हैं। एक रूटीन, बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, ये मैंने देखा। मैं माता जी की बात कर रहा हूँ, बहुत डिसिप्लिन। और आप सर्टेन, आपकी इमेज ऐसी मेरी टूटी कि जो ख्याल मैंने मन में बनाए हुए थे कि हो सकता है ये सन्यासी हैं तो खाली वही करते होंगे, भगवान का ही याद करते होंगे, बट वो सुबह 4 बजे उठते हैं, करते हैं जो भी उनको करना है, फिर बीच में वो थोड़ा टाइम रिलैक्स का भी रखते हैं अपने पास। तो एक उनका एक छोटा सा रेडियो था, उस पर कभी कभी पुराने गाने भी सुन लेते हैं। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो अभी माता जी शायद रामायण लिख रही थी, वो पूरी हाथ से लिख रही हैं। पहले भी उन्होंने शायद भगवत गीता को उन्होंने लिखा है, और अब शायद वो रामायण का काम रामायण पे लिख रही थी। तो ये इस तरह से भी वो अब टाइम बिताना है, तो इस तरह की चीज़ें करके भी वो टाइम बिताते हैं। और भी देख रहा था मैं, एक तो साहब एक संत थे जो ऐसी गुफा में थे जिसमें बिजली थी ही नहीं। बिजली नहीं थी, पता है वहाँ लकीली मेरे पास गाड़ी में एक एक्स्ट्रा बैटरी पड़ी थी, मैं उन्हें अपनी गाड़ी की फिर बैटरी दे के आया। हाँ, एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो फिर उनको दिया, शायद उन्होंने फिर उससे वहाँ पे बल्ब जला लिया। वहाँ बल्ब भी नहीं था, तो बहुत मुश्किल है वहाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर रह रहे हैं। हमने पूछा नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं वो तो दिख ही रहा है, वो क्या कर रहे हैं। अब क्यों का सवाल आता है कि क्यों कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो, पर नहीं पूछता मैं। जो कोई कुछ कर रहा है करने दो, अपनी उससे ही कर रहा है। और सबसे अच्छा बिलीफ मेरे को माता जी
सबसे मेरे को जो अच्छी बात लगी वो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं चीज़ों को लेके, पर वो कभी आप पे नहीं थोप रही हैं, जो बहुत प्यारी चीज़ है कि आपको वो जीने का तरीका नहीं सिखा रही हैं, वो अपना रह रही हैं वहाँ पे। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, बहुत ज़्यादा। आप पहुँच जाओ, आप सवाल करोगे तो वो जवाब देंगी, बट ऐसा नहीं है कि आप पे कुछ इम्पोज किया जा रहा है। आपकी ही इस यात्रा में बहुत सारी धारणाएं लोगों की टूटी होंगी, बहुत लोगों के बारे में। जैसे उनके बारे में तो मैं ये भी देख रहा था, आपने उन्हें बांसुरी दी थी, वो कितने खुश थे बच्चों की तरह, हाँ, है ना? हाँ। जबकि वो दुनिया छोड़ के वहाँ बैठे हैं। तो यही तो चीज़ है तो ना, लोगों को पता नहीं है कि भाई वो फन कर रहे हैं, यही तो आपको चीज़ लग रहा है पता नहीं कहाँ बैठे, वो अपने ढंग से फन कर रहे हैं, वो खुश हैं उस लाइफ में। आदमी का एज के साथ बचपना छूट जाता है, जो कि नहीं छूटना चाहिए। विच इज़, अब क्या होता है ना, ट्रैवल पे जब मैं होता हूँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सन कम्प्लीटली, वो मैं एग्री कर चुका हूँ उस बात के साथ। तो जब मैं ट्रैवल पे जाता हूँ तो मैं इस तरह का आदमी हूँ ही नहीं, फिर मैं थोड़ा सा तो बदल जाता हूँ, और वो बहुत शायद इनोसेंस इसलिए दिखती है क्योंकि मैं हूँ वैसा। वो बच्चा अंदर का नहीं मरना चाहिए। इफ़ ही डाइज देन क्या बचा। अच्छा, दो तरीके मुझे समझ में आते हैं फिर ट्रैवलिंग के दौरान अपने एटीट्यूड के। एक तो ये कि आप भोले हो जाओ, क्यों? क्योंकि आप की जो यात्रा है ना, बहुत सारे दूसरे लोगों पर निर्भर करती है कि वो आपके प्रति कितने सहृदय, उदार, बिल्कुल सही बात हेल्पफुल होंगे, है ना? बिल्कुल सही बात। या तो भोले हो जाओ या बहुत चालाक हो जाओ कि कोई भी कहीं से भी ठग सकता है, कुछ भी कह सकता है, मैनिपुलेट कर दो, मुझे कौन सा रुकना है, मुझे कौन सा कभी और बात करनी है, अपना काम निकल जाए। आप तो कहोगे बेस्ट पहले वाला है। एग्री, वही बेस्ट पहले वाला है। एक मेरे को एक वर्ल्ड ट्रैवलर मिला था, इलारी उनका नाम है, वो इटली से स्कूटर पे दुनिया घूम रहे हैं। हाँ, तो उनसे वो जो ब्रेड पे वो लगाते हैं, हाँ पीनट बटर, उससे देख के मैंने भी अपने बैग में रख लिया। तो वो मेरे को लगा कि यार वो बंदा है, मेरे को ना उन लोगों से बहुत प्यार है जो सच्चाई से अपना काम करते हैं। अब वो क्या है, वो ट्रैवल करना चाहता है, वो ट्रैवल करता है, वो वीडियो नहीं बनाता, वो इस सब के लिए नहीं कर रहा है। तो मेरे को बहुत कनेक्ट फील होता है ऐसे लोगों से। तो उसने मेरे को एक बात बोली थी कि ऑल आई हैव इज माई दिस इन द वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन, मेरे पास तो खाली यही है। आप हाथापाई नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, कि आप चाकू वाकू भी करके क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते आप जब आप ऐसी जगहों पर जाते हो। तो ये है आपके पास खाली और ये है आपके पास खाली, तो थोड़ा स्मार्ट रहो, ये इसका यूज़ करोगे तो आप बच सकते हो। अच्छा, आपकी यात्रा में मैं जितने लोग देखता हूँ सब बहुत अच्छे हैं। हालांकि दुनिया पूरी तरह अच्छी नहीं है, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। कभी कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई बुरे लोग नहीं मिले? बुरा एक्सपीरियंस ऐसा या आपने चाहा नहीं बताना, एडिट कर नहीं, दिया? बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मुंगेर के अंदर भी बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ। मुंगेर के अंदर जब मैं बैठा अपने होटल से, मैंने कहा यार दूर है, घाट तक जाना है, रिक्शा कर लेते हैं, पैदल चलने का मन नहीं था। तो रिक्शा लिया। अब रिक्शा वाला मेरे को पता है 10 रुपये लगने हैं, मेरे को पता है ये बात 10 रुपये लगने हैं, क्योंकि शायद होटल वाले ने मेरे को बताया या किसी ने बताया 10 रुपये लगने हैं। मैं रिक्शे में पूछता हूँ, उससे कहता है 20 रुपये लगेंगे। बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है? तो मैंने कहा अच्छा, अब मैं थका इतना हुआ हूँ कि मैं क्या 10 रुपये के लिए चिक चिक करूँ। मैं कहा अच्छा छोड़ दो, मैं बैठ जाता हूँ। मैं बैठा रिक्शे में, वो रिक्शा पे चला के लेके गया। मेरी उससे कुछ बात नहीं हुई, उसने बस मेरे से पूछा होगा कि आप यहाँ क्या घूमने आए हो, किस लिए आए हो। मैंने कहा छठ पूजा है, छठ पूजा देखने आया हूँ, इतनी सी बात हुई बस। उसने मेरे को कष्टहरनी घाट है वहाँ उतारा, मैंने उसको दिए 20 रुपये, उसने मेरे को 10 रुपये लौटा दिए। मैंने कहा 10 रुपये क्यों लौटा रहे हो, आपने 20 वाले थे। बोला नहीं, आप भले आदमी हो, आप रखो, और वो चले गया रिक्शे वाला। तो आप तो वैसे भी किस्मत वाले हो ना, लोग आपको कहते हैं। आपके साथ भी होता है? मेरे साथ नहीं होता ये सब, मैं बता रहा हूँ, ये एक एग्जांपल दे के आपको बता रहा हूँ, नहीं होता। भाई अपनी स्लेट साफ रखो ना, हो जाता है। आपको उसी तरह के लोग मिलते हैं फिर, बस। हाँ, उसी तरह की रेसिप्रोकेट लोग कर देते हैं उस तरह से। जितना आप सच्चे रहोगे, जितना आप खुलोगे, लोग उस तरह से ना चलते हैं। हाँ, तो नहीं चल फिर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं होता, फिर ट्रैवल आप नहीं कर सकते। भोलेपन से निकलो, एक्सप्लोर करने निकलो, बिना लालच के निकलो, तो सब मिलेगा। थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है, क्योंकि रिस्क भी है ट्रैवलिंग में ना, नहीं है ऐसा नहीं चोरी हो रही थी जो, हाँ, तो थोड़ा तो स्मार्ट होना पड़ेगा। बेवकूफ़ मत बनो, अपना नुकसान मत करो, पर किसी का करो मत। हाँ, सही बात है। थोड़ा अवेयर रहो, इनोसेंस रहोगे, सच्चे रहो, सच्चे बोलूँगा मैं, सच्चे रहो तो सही है। अच्छा, कितने कैमरे लगाते हो आप? एक, मैं तो फ़ोन से वीडियोस बनाता था, ये सारा वीडियोस फ़ोन से बनाया है, फ़ोन के सिवा कुछ नहीं, एक भी गैजेट अलग यूज़ नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? A to Z फ़ोन पे शूट हुआ है। अब मैंने अपग्रेड किया एक छोटे कैमरा पे, जो वो पीछे पड़ा है, बस। वहाँ देख के तो ऐसा लगता है पता नहीं आप क्या क्या झाम लेके चल रहे हो, कैसे होता है ये? एक बड़ी अच्छी लाइन पड़ी थी ना, एफर्टलेस होने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, हाँ, उसके बाद एफर्टलेस हो जाते हो। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस अब एफर्टलेस लगेंगे आपको, और लगेगा कि हाँ चिल है यार, सब सही है। बहुत एफर्ट लगता है, हाँ। मतलब वहाँ पहुँचने में बहुत एफर्ट लगा है, बट अब मेरे लिए वो भी बहुत आसान है करना। अच्छा, आप ये कह रहे हो एफर्ट तो है आपके लिए, लेकिन एफर्ट नहीं अब नहीं है, अब नहीं है, बहुत साल हो गए ना। लेकिन ऐसा देख के लगता है आप कई कैमरे लगा रहे हो,
इधर एक लगाया तो था, वो एक फिल्म मेकिंग की इधर थोड़ी वो, स्किल इधर है वो। और एडिटिंग का थोड़ा गेम है। अब एक चीज़ को 2 बार कर लेता हूँ मैं, कभी 3 बार कर लेता हूँ। अब मेरे को दिखाना है इस कमरे से मैं बाहर जा रहा हूँ, तो एक क्लोज लगाऊंगा, फिर मैं वो लगाऊंगा, मिड लगाऊंगा, फिर एक बाहर से लगा दूंगा, गेट खोल के बाहर का लगा दूंगा। तीनों बार एक एक्टिविटी 3 बार करता हूँ। चलो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, अंदर से बाहर निकले, जैसे आप वो पोर्ट प्लेयर से कोलकाता आ रहे थे, है ना, शिप में, ठीक है, समझ गया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन कई बार चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, बस घट रहा है कुछ और आप निकल रहे हो, और अभी आपको खुद भी फील करना है, अभी आपको फ़ोटो भी खींचना है, अभी आपको वीडियो भी लेना है, अभी आपको डॉक्यूमेंट भी करना है, उसको कहीं लिखना है, समझ आया। वो मोमेंट, उस डेप्थ से आप जी पाओगे, उस शिद्दत से जी पाओगे जब इतना सब दिमाग में होगा, ये भी तो करना है। मैं बता रहा हूँ कि कैमरा मेरा एक एक्सटेंशन बन चुका है, आप समझो मेरा हाथ है, शरीर का एक पार्ट है। हाँ। तो अब अगर आपको हाथ, अब मैं आपसे बात करते हुए कॉफ़ी पी सकता हूँ, ऐसा नहीं मेरा बहुत ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपसे बात करते हुए मैं कैमरा भी इमेजिन कर सकता हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं होती उससे। और मैंने बताया मेरा पर्पस क्या है ट्रैवल करने का, वीडियोस बनाना, तो मेरा तो वीडियो का शॉट आना चाहिए, तो मेरा तो वो है। और जब कुछ मोमेंट हो रहा होता है मैं वो होने देता हूँ, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं करता हूँ। उसके बाद आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दोबारा कर लेते हैं, तो मैं आपसे एक्टिंग करा लूँगा, वो मैं कर लेता हूँ। और वो आप बता भी देते हो बाद में। हाँ, और लोग बहुत खुश होते हैं कि उनको अच्छा लगता है कैमरा पे आके, तो वो एक्ट कर देते हैं। एक बड़ा अच्छा ट्रेन का एक वीडियो है मेरा, उसमें एक बड़ा अच्छा मोमेंट है जिसमें मेरे साथ एक लेडी ट्रैवल कर रही होती है और वो मेरे को खाना ऑफर करती हैं, और वो बहुत सारा खाना लेके आई हैं। तो अब मैं एकदम से थोड़ी उनके मुंह पे कैमरा कर दूंगा और बोलूँगा, वो तो ऑकवर्ड हो जाएंगे ना, टेकन अबैक हो जाएंगे कि भाई कर क्या रहा है तू। तो टाइम लो अपना स्वीट, उनसे उनसे जब दोस्ती हो गई, आपको पता है वो शूट करने से पहले, आपने वो वीडियो देखा है? बहुत I'm अच्छे hoping से देखा। मैंने देखा है, बहुत अच्छे से याद है मुझे। तो वो वीडियो के अंदर उनको ऑन कैमरा आने से पहले उनके पति की परमिशन ली हमने। हाँ और आप तो खुद ही उनसे बात नहीं कर रहे थे। हाँ आपने खुद ही बताया कि मैं अपनी सीट पे भी नहीं जा रहा था, हाँ मैं कहीं और ही बैठ रहा था हाँ, जा जगह, नहीं, क्योंकि वो सीट ऐसी जगह थी हाँ, जहाँ सामने बस वो सामने दीवार है। सामने दीवार है। अब ऊपर मैं यार 4 दिन में ट्रेन में ऊपर थोड़ी बैठूंगा, कहाँ बैठूं, और नीचे बैठने में थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, अच्छा, क्योंकि सामने दीवार है, इधर पर्दा है। तो उन्होंने इजाज़त ली। मैंने उनसे थोड़ा जब हो गया, फ्रैंक हो गया, दोस्ती हो गई, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप, वो दिख ही रहा था उन्हें वीडियो बना रहा है, तब तो मैं DSLR था उस समय मेरे पास, तब तो DSLR ट्राइपॉड सब एक आपने दूसरी ट्रेन बर्थ में पे रखा हुआ था, एक आपके हाथ में भी था। एक ही कैमरा था तब भी, कैमरा कभी 2 नहीं लेके गया। हाँ, मतलब एक मोबाइल था, एक कैमरा, ऐसा एक ही कैमरा था। इधर बर्थ पे रखा है जिसमें आप दोनों दिख रहे हैं। हाँ, उधर आपके हाथ में मोबाइल नहीं था क्या? मोबाइल से आई डोंट थिंक वीडियो होगा उसमें, वो Okay. कैमरा से रीशूट किया होगा। कमाल है भाई फिर आप। तो मैंने पूछा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप बड़ा अच्छा खाना और बहुत सारा खाना लेके आए हैं, मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ, आप कर देंगे? तो उन्होंने कहा, वो उनका मन था करने का बट वो झिझक रहे थे। मैंने कहा प्लीज़ कर दो, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपने मैं पति से पूछ लेती हूँ। और वो 2 दिन से अपने पति को बता रही थी, क्योंकि अब अकेले वो लेडी ट्रैवल कर रही हैं, तो पति ने पूछा होगा साथ में कौन है, ट्रेन ठीक है नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक लड़का है, साथ में है पर ठीक है। तो उनके पति ने बोला ठीक है तुम कर लो, पति ने परमिशन दी। बाद में पति जब उनको स्टेशन पे लेने आया ना, तो मेरे को वो हाथ मिला के बोलते थैंक यू, आपने बड़ा ध्यान रखा इनका। मैंने कहा मैंने तो क्या ही किया, बट अच्छा था वो, बहुत बहुत अच्छा था। तो आज भी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। और इंटरेस्टिंगली मैं जब अभी छठ पूजा पे जाने लगा था, तो मैं उनके घर जाने लगा था पहले, बट वो किसी कारणवश हो नहीं पाया, शायद इस साल। वाह, मैं पूछने भी वाला था कि जितने लोग आपको यात्राओं में मिलते हैं, आप सबसे मिलते हैं, किसी की स्कूटी के पीछे बैठ गए, किसी की बाइक के पीछे बैठ गए, और लोग हेल्प करते हैं, बाद में उनसे कितनी बात रहती है? बिल्कुल नहीं होती ना, मैं करना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं, तब उनसे, सचिन भाई हो गए, वो फिर जो रह जाते हैं वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं, बाकी से ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, पर मन में रहता है। जैसे वो माता जी मेरी नर्मदा के किनारे, मैं उनसे फिर मिलने गया, उसका किस्सा पता है आपको? आप फिर मिलने गए? मैं बनारस फिर घुमा? मिलने अरे यार, बनारस गए, प्लीज उसे बताओ, आप अपने तो भाषा में बताओ, अपने शब्दों में बताओ। तो नर्मदा के किनारे जब मैंने बताया मैं परेशान था, नर्मदा यात्रा कर रहा था पहली बारी, तो चल चल के मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे, और मैं पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं चला। और क्या होता है जब पानी में पैर पड़ता है, आपका गीला होता है जूता, तो छाले पड़ जाते हैं, उसके बाद रैपिडली सूखता है, तो मेरे पैर में हो गए थे छाले। मैंने कहा मैं एक दिन का यहाँ विश्राम करता हूँ। जगह का नाम था सिवनी संगम, गाँव का नाम, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 2 साइड पे नर्मदा नदी है, उनके घर के सामने भी है, और वहाँ ना रिवर टर्न ले रही है, ऐसे कर्व पे है, तो उनको 2 साइड से नर्मदा का व्यू है, बहुत मतलब इनक्रेडिबल जगह। और मैंने कहा यार ये यहाँ रुक जाऊँगा तो सही रहेगा, मैं यहाँ रुका। और जैसा कि आपने भी बताया कि किस तरह से माता जी ने मेरे छालों को खुद ठीक किया, मेरे लिए खाना 2-3 बार लेके आए, वो लेके आए, मेरे मन में बहुत ज़्यादा आभार हो गया कि आई हैव टू, मैं कुछ इनके लिए कर दूँ।
ऐसा एक मन में आ गया। और ऐसी जगहों पे आप पैसे थोड़ी दे सकते हो। हालांकि आश्रम ठीक है, आश्रम को जो मदद की ज़रूरत है वो अलग चीज़ है, वो हो गई, मगर ये बहुत पर्सनल है। तो इसको मैं कैसे क्या करूं कि मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं उनको बेसिकली। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहीं घूमना चाहते हैं? मैं घूमता हूं तो मैं यही पूछ सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को काशी जाना है, काशी जाने का मन था और तुम्हारे दादू के साथ एक बार निकली भी थी, पर काशी में पहुंची नहीं, रास्ते में कुछ हो गया कि उनको वापस आना पड़ा। वापस आना पड़ा। अच्छा। तो वो बात मेरे मन में रह गई। और उन्होंने बोला कि मेरे को अपनी खुद की गाड़ी पे जाना है, मेरे को ट्रेन में नहीं जाना है। तो अब वो पॉसिबिलिटी कम है। तो मैंने सोचा कि मैं कभी इनको लेके जाऊंगा। फिर मैं नेक्स्ट ईयर, मेरे को थोड़ा समय मिला इस यात्रा के बाद ही, जब हो गया तो फिर मैंने उनको पूछा आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हालांकि उनका महीने में एक आधी बार कॉल आ जाता है, बात हो जाती है। तो मैंने उनसे पूछा और मैंने उनको बोला कि आप चलेंगे बनारस? तो उन्होंने कहा आप चलिए, और जो आश्रम वाली माता जी है उनको। फिर मैं दिल्ली से पहले गया जबलपुर से गया शिवनी संगम से गए बनारस। फिर बनारस में 2 रातें रहे थे। वहाँ से फिर बात हुई कि चलो अब इतनी पास आ गए तो अयोध्या जी भी चले जाते हैं। फिर वहाँ से हम राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या जी गए। फिर वहाँ से माता जी को मैंने ट्रेन में बिठाया और वो ट्रेन से फिर वापस अपने घर चले गए। खूबसूरत है ना, मतलब कौन उसे देख के नहीं रोएगा। वो इतना सुंदर वीडियो है। एक कंसर्न है मेरा उसको लेके ना, मेरे को समझ नहीं आता कि ये मैंने क्यों किया। बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मैंने क्यों किया। क्या मैंने वीडियो के लिए किया या मैं करना चाहता था? ये भी बहुत ईमानदार आदमी पूछता है अपने आपसे। पता नहीं। तो मेरे को अभी भी तारीफ के लिए नहीं कह रहे, ऐसे सच में बता। मेरे को इसका आंसर अभी भी नहीं पता है। नहीं, वो आप पे ना नियति का उधार था, वो आपको चुकाना था, ऐसे चुकाया आपने। खुद ही एक आध जगह लिखा भी है, आपने कहा था ना उनसे कि आपने जब ये प्लान बनाया था मैं पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ सही बात है। कब उन्होंने किया था और मैंने कहा और कैसे पूरा होता है, किसके थ्रू क्या पूरा हो, कुछ नहीं पता। बहुत प्यारी है वो। अभी तो आपको एक आध बार और जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था बहू लेके आना। हाँ मैं मिलवा दिया। भाई शादी हो गई क्या? नहीं। अच्छा शादी नहीं हुई, वो खास दोस्त जिसने कहा था ये सनस्क्रीन लेके जाया करो। तो मिलवा दिया। अच्छा, कुंदन भी कह रहा था पूछना कि भाई क्या क्या लेकर चलना चाहिए यात्रा में। यात्रा में क्या लेके चलना चाहिए? मैं एक स्पीकर लेके जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को गाने सुनने का बहुत शौक है। तो एक छोटा स्पीकर मैं ज़रूर रखता हूँ अपने पास। और मेरे को बिल्कुल, मैं हंसता था पहले जो बोलता था सनस्क्रीन लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, चल ऐसा बोलता था। अब मैं लगा लेता हूँ, लगानी चाहिए। तो वो सब मैं लगा लेता हूँ। बट इंटरेस्टिंगली मैं अपने साथ वो रखता हूँ, मैं एक वेस्ट पाउच रखता हूँ जिसके अंदर कुछ एसेंशियल होते हैं। एक टॉर्च आपके पास हमेशा होनी चाहिए आप जब इतना ट्रैवल कर रहे हैं। एक स्विस नाइफ रखता हूँ, 2 पावर बैंक कैरी करता हूँ क्योंकि बैटरीज चाहिए। मैं वीडियोस भी फ़ोन पे बनाता था इससे पहले। टॉर्च रखनी चाहिए, हेड टॉर्च हमेशा अपने पास होती है। एक पोंचो रखता हूँ अपने बैग में, क्योंकि कभी भी बरसात हो जाए पोंचो भी आपके पास होना चाहिए। बैग्स के कवर होने चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, बट ये होनी चाहिए। रक्सैक में कैरी करता हूँ रादर देन अटैचियाँ, क्योंकि अटैची बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कभी भी। पीठ पे आप अपना सामान लेके चलें तो बेटर है। खाना वाना मैं कुछ साथ में कैरी नहीं करता, मेरे को पसंद नहीं है। और जब मैं अब बाहर जाता हूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ कि वैसे भी मैं अवॉइड करता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा फालतू ना खाऊं। कुछ फल ले लूँ, वो खा लूँ, वो बेटर है। पीनट बटर लेके चलता हूँ, पीनट बटर का डब्बा, वो इलारियों से मिलने के बाद सीखा। और ब्रेड तो मिल ही जाती है आपको कहीं भी, तो ब्रेड लीजिए, पीनट बटर लगाइए। पानी की बोतल भी लेके चलते हैं आप? पानी की बोतल होनी चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ कम हो जाए तो बेटर है। वो है तो रिफिल हो जाता है पानी, आराम से रिफिल हो जाता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें जो लेके जानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। आप रेडियो कई बार बोले ना, गाना वाना, तो मुझे बिठूर याद आया उससे। आपने वहाँ उन्हें गिफ्ट किया था। हाँ, तो मेरे को ये फिर नहीं पता मैंने क्यों किया। सच बता रहा हूँ, बड़ी सीधी बात है, मेरे को नहीं पता। अब मैं बताता हूँ। मेरे को ना अभी क्या है कि यूट्यूब में ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं, तो है कि यार अब मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। और इस बारी ये एक ऐसी चीज़ थी तो मेरे को लगा सही है, ये तो अच्छा लगेगा आई थिंक, क्योंकि वो गाने सुन रहे थे और अच्छा लग रहा था उनको। ये किस्सा कुछ यूँ है कि भाई साहब बिठूर गए थे, और बिठूर गजब की जगह है जिसको उतना महत्व नहीं मिला जितना उसे मिलना चाहिए अभी तक। बहुत टेरिबल उसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये इतनी इंपॉर्टेंस की जगह है। मैं गया था तो मेरे को पता था कि इंपॉर्टेंस की जगह है। और कानपुर के पास में बिठूर है, जो कि बहुत मान्यता रखता है हिंदुज़म के अंदर भी, जिसको कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का सेंटर, एक तो हिंदुज़म के अकॉर्डिंग बिठूर को माना जाता है, ब्रह्मा जी वहीं पर रहे। और उसके बाद लवकुश जो हैं श्री राम के पुत्र, उनका जन्म वहाँ पे हुआ। सीता रसोई है वहाँ पे, आश्रम है वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे है। 1857 की लड़ाई का एक बड़ा पार्ट वहाँ पे वो भी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी उधर है, सब कुछ है उस जगह में। आप जाएंगे वहाँ पर एक रेस्टोरेंट नहीं है, बताइए, एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक होटल नहीं है। होटल नहीं मिलेंगे, आप रहेंगे आश्रम में। खाने को आपको मिलेगा समोसा
या जो कचौड़ी चलती है, पकौड़ा, यही मिलेगा। प्रॉपर दाल सब्जी रोटी कहीं नहीं मिलेगी। इतनी ज़्यादा मतलब खराब स्थिति है वहाँ की। और घाट की गंदगी, बाप रे, घाट की गंदगी बताइए उसके बारे में। तो बहुत खूबसूरत प्रसंग है तो। खैर कानपुर में आते ही नदी जो है, गंगा नदी जो है, वो गंदी होने लग जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वहाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो बिठूर में कुछ बची नहीं है, बहुत गंदा है। फ्लो आप देखेंगे आपको लगेगा कि बूढ़ी हो चुकी है नदी यहाँ पे। द फ्लो इज़ वेरी वेरी ऑलमोस्ट डेड, ऐसा फ्लो लगता है वहाँ पे, ऐसे ऐसे जलती रहती है। तो वहाँ पे क्या है, घाट इतने गंदे थे ना कि देख के मेरे को बुरा लग रहा था कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंस की जगह है और ये इतनी गंदी है। मतलब बनारस तो आपने कहाँ चढ़ा रखा है, बनारस है ना, और ये भी इंपॉर्टेंस की जगह है, बिल्कुल है। इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ये तो किसी को पता ही नहीं है ये क्या है यहाँ पे। बुरा लग रहा था। और सभी मैं वहाँ देखता हूँ कि एक आदमी है जो थोड़ा घाट साफ वाफ कर रहा है, और मैं सोचता हूँ ऐसे ही खाली बैठा हूँ, क्या करूँ, बात कर लेता हूँ थोड़ी सी उनसे। तो मैं उनसे बात करता हूँ कि और आप ये साफ़ सफाई कर रहे हैं, आप क्या सरकार की तरफ से हैं, आपकी जॉब है, आप उससे वो हैं सफाई कर्मचारी हैं, आप क्या हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये सफाई। तो वो बोलते हैं कि वो मेरे को सीधा जवाब ऐसा ज़्यादा बताते नहीं, वो बोलते हैं कल सुबह आ जाना, मैं कल सुबह आपको बताता हूँ, कल सुबह बताऊँगा। मैं कहा ठीक है। तो मैं एक दिन रुका, मैं अगले दिन गया। अगले दिन मैं पहुँचा तो वहाँ 5-6 लोग गंगा जी की सफाई कर रहे थे, और इस बार पूरा वेस्ट डाला हुआ उन्होंने, वो क्लीनिंग वाला वो कर रहे थे, मगर हाथ में ग्लव्स नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी सफाई करने में लगे हुए हैं। तब मेरे को पता चलता है कि ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये वहाँ के लोकल मछुआरे हैं, जो कि गंगा जी को जो किनारे हैं वहाँ के, जो तट हैं, उसकी सफाई करते हैं। और इस चीज़ का इनको कोई पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, वो बस करते हैं क्योंकि सही चीज़ है, ये करना चाहिए। एवरी सैटरडे संडे वो ये चीज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो बहुत ही परसेप्शन सबका ब्रेक कर देती है कि जो पहली बार मेरे को वो जो आदमी मिला था, जो आदमी सब कुछ खुद ही कर रहा है, और इंटरेस्टिंगली वो आदमी जो है ना, वो नंगे पाँव घूमता है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप नंगे पाँव क्यों घूमते हैं भाई। तो उन्होंने बोला कि मैंने लाइफ में कुछ तकलीफ थी या कुछ इच्छाएं थी, लाइफ में कुछ इच्छाएं थी, मैंने माँ से बोला, गंगा माँ से बोला कि ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो मैं त्याग दूंगा और मैं चप्पलों के बिना घूमूंगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। वो बोले मेरी इच्छा माँ ने पूरी कर दी, तो अब मैं नंगे पाँव घूमता हूँ चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। और इन आदमी का नाम है लाल मोहम्मद बादशाह। ये हैं एक मुसलमान, और वो गंगा जी की पूजा भी करते हैं, वो गंगा जी की सफाई भी करते हैं, गंगा जी उनकी माँ है, और उसके बाद वो नमाज भी जाके वहाँ पे पढ़ते हैं। और जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और उनके बीच बस यही एक कनेक्शन है कि हम सब गंगा को इतना प्यार देते हैं, सम्मान करते हैं कि कोई करे ना करे, हम तो साफ करेंगे अपने लेवल पे, द बेस्ट दैट दे कैन डू। कोई वीडियो भी नहीं बना रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो किसी को नहीं दिखा रहे, उन्हें कोई सम्मान भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं है। क्या कमाल लोग, बहुत ज़्यादा। हमें आपको कम से कम कोई कुछ जान तो रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो निस्वार्थ चीज़ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ निस्वार्थ चीज़ कर रहे हैं। और ये भी आप देखिए मेरे से कैसे मिलना हुआ, ये मेरी कोई टीम नहीं है कि मेरे को कोई रिसर्च करके बताता हो इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ये बढ़िया है, मैं तो चले गया बैग उठा के। सही। और ये हो जाना, ये स्टोरी मिल जाना, सही, बहुत इनक्रेडिबल चीज़ है। और फिर जो हम कह रहे थे, वहीं पे एक चाय की दुकान, जहाँ वो चाय की दुकान थी, तो वहाँ भी 2 स्टोरीज चल रही थी वहाँ, एक चाय वाली क्योंकि वहाँ खाने को कुछ नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ खाने को कुछ है नहीं, भूख तो लगेगी आदमी को, तो मैं आंटी से ब्रेड लेके पीनट बटर लगा के खा रहा था, और वो बड़ी मीठी बोलती थी आंटी, बहुत मीठा बोलती थी। और मैं 2 चाय पीता था वहाँ, चाय 2 इसलिए पीता था क्योंकि थोड़ी देर वहाँ बैठ जाऊँ, क्योंकि भाई साहब आपको बहुत पसंद है चाय। हाँ, चाय तो पता चल गया, चाय बढ़िया लगती है मेरे को। एक चाय तो नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है बॉडी की। दूसरी चाय इसलिए कि मैं वहाँ पे थोड़ा समय ज़्यादा बिता पाऊँ आंटी के पास, थोड़ा सा अच्छा लगता है बात करके उनसे। तो इसलिए फिर जाते जाते मेरे को लगा ये आंटी बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, तो इन्होंने मेरे से चाय वाय के भी पैसे बोल रही कि 2 चाय पी मगर पैसे 1 के दे दो, ऐसा। तो मेरे को लगा यार, तो फिर मैंने जाते उनको एक रेडियो गिफ्ट किया, क्योंकि वो जो कि मैंने कानपुर से मंगवाया। हाँ, मैंने स्टोरी डाली, सब्सक्राइबर कोई, अब कैसे आएगा कोई, तो कोई सब्सक्राइबर थे वो कानपुर से बिठूर ले आए मेरे लिए, फिर मैंने उनको वहाँ पे वो गिफ्ट किया। नहीं, आपका ये धन्यवाद भाव है, एक तो कुदरत के प्रति भी जो आपका थैंकफुलनेस है, जो हुआ अच्छा हुआ। पूरे वीडियो में आपको मैं कहीं गुस्सा तो नहीं देखता, पता नहीं आप वो वाले पल शूट करते नहीं करते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं 2 तरह का आदमी हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ, जबकि आपकी किताब नहीं छपी थी और आपका प्रोग्राम तय हो गया था, वो भी बहुत क्रेजी, नर्वसनेस होनी चाहिए थी आपको, लेना गुस्सा नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक। क्रेजी चीज़ है वो, पता नहीं। बट यही जब मैं अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में इधर शहर में ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी लड़ाई भी होती है, रोड रेज भी होता है, सब चीज़ें हो जाती हैं गाड़ी में। आपको वीडियो देख कैसे लगता है? हाँ, बट एकदम प्यारा आदमी यार, कितना प्यारे तो हैं, बट गुस्सा भी आ जाता है, गुस्सा करता होगा। बट अभी मैं आते हुए गुस्सा करके आया गाड़ी में
तो ये पार्ट है। अब ये ऐसा थोड़ी है यार, आदमी मल्टी डायमेंशनल होता है, हर चीज होती है हाँ उसमें। आदमी मल्टी डायमेंशनल होता है, Obviously. तो वैसा ही होना चाहिए। सारे भाव होने भी चाहिए, ऐसा भी क्या। बिल्कुल सही बात है। मैं कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हूँ ना, मेरे को बनना है। मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे को वीडियो बनाना पसंद है, उतना ही करता हूँ बस मैं। सही बात है। और यात्राएं आपको बदलती हैं, वो तो बदल भी रही हैं, मगर इसका नाम मंकी मैजिक क्यों है? स्कूल टाइम से चैनल है, 2014 से, और चैनल की शुरुआत कर ली थी शायद 2013 में। तब मैं था 11th या 12th में। ठीक है। तो तब मेरे दोस्त स्कूल में मेरे को बंदर बुलाते थे, तो मैंने कहा यार अब मंकी स्टूडियोज रख लेते हैं पहले तो नाम। पर उस समय स्टूडियो और फोटोग्राफी हर कोई रखता था कि यार, तो मैंने कहा चलो थोड़ा डिफरेंट करेंगे, तो मंकी मैजिक कर दिया उसको। बट इसलिए मैजिक नाम पहले रखा। हाँ, मैजिक क्यों रखा पता नहीं, बट अब मैजिक होता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कहानी तो बनती है मैजिक की, नाम आपने साल पहले रख लिया था। हाँ, अच्छा, तो मेरे अब आखिरी 2 सवाल, इसके बाद जो है समाप्त करेंगे आज का पॉडकास्ट। एक तो ये कि क्योंकि आपकी पढ़ाई लिखाई फिल्मों की है, आप बनाना चाहते हैं फिल्में और बनाएंगे भी एक दिन, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं आपके साथ, कुछ 4-5 फिल्में बता के जाइए। मैंने बहुत समय से फिल्म देखी नहीं है, और बहुत समय का मतलब है 3-4 साल। कोई बात नहीं, मैंने फिल्म से की दुनिया से मैं थोड़ा कट चुका हूँ। कोई नहीं, इसके पहले की जो पहले की आपको फिल्म जो मेरे पसंद को है, आप पसंद कहते हो कि तो देखनी चाहिए। नंबर 1 गुडविल हंटिंग, हाँ ठीक है, बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे भी। उसके बाद एक फिल्म है YIYI, ओके, ये ताइवान की फिल्म है, एडवर्ड यांग है इनके डायरेक्टर, बेहतरीन फिल्म। एक फिल्म है, उसका नाम क्या है, उसका डायरेक्टर है ली चैंग डोंग, कोरिया के डायरेक्टर हैं। फिल्म का नाम है, नाम एकदम से मेरा स्किप हो गया, बट ये बहुत बेहतरीन फिल्म है, बहुत जब बेहतरीन याद फिल्म आए तो है। कुंदन को बता देना, हम नाम लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत ये भी अच्छी बेहतरीन, प्रतियोगिता है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है ये। ओएसिस नाम है फिल्म का, याद आ गया, आहा, ओएसिस नाम है फिल्म का। और बॉन्ग जून हो सर, मेमोरीज ऑफ मर्डर, पैरासाइट नहीं, मेमोरीज ऑफ मर्डर। पैरासाइट तो तो ये कुछ 4 फिल्में हैं जो मेरे को बेहद पसंद है। एक और फिल्म है, उसका नाम है अपने वोंग कर-वाई सर की, हांगकांग के डायरेक्टर, ओके, जिन्होंने सबसे मतलब महानतम फिल्म बनाई है, इन द मूड फॉर लव। बट उनकी एक और फिल्म है जो मेरे को पसंद है, अगेन देखो मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है। हाँ हो जाता है। एक उन्होंने बनाई है चंकिंग एक्सप्रेस, बट चंकिंग एक्सप्रेस के जैसी एक और फिल्म बनाई है जो मोस्टली रात में शूट हुई है, तो वो फिल्म है, मैं नाम अगेन भूल गया उसका, बट Guess वो कर लेंगे। बेहतरीन फिल्म है। ठीक। और एक मेरा सवाल, किसी को व्लॉगिंग करनी हो, बड़ा मन हो, चाहता हो, इंस्पायर हो गया हो आपसे, हो ही गए हैं लोग बहुत सारे, तो क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या टूल मिनिमम हो जो होने चाहिए, हो फोन सकते इज हैं इनफ, अच्छा बनाने के लिए? फोन इज इनफ। मैं फ़ोन से बनाता हूँ, आप भी फ़ोन से बना सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड नो व्हाट यू वांट टू मेक। आइडिया होना चाहिए आपको। रैंडम डेली व्लॉग करके अपनी एनर्जी भी वेस्ट ना करें, दूसरों का टाइम भी ना फोड़ें। या तो आप कुछ सीख जाएं, या आप कुछ सीख रहे हों, कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हों, तो बनाएं। मतलब वैल्यू ऑडियंस को मिलनी चाहिए, तो उस तरह से देखें तो बेटर है, रादर देन कि आज बस मैं नई बाइक पे कहीं तो स्कूल कॉलेज जा रहा हूँ, उसमें मज़ा नहीं है। तो सीरियस थोड़ा काम करेंगे तो बढ़िया, क्योंकि इंडिया में कंटेंट क्रिएशन का लेवल है बहुत ज़्यादा लो, जो कि है दुखद बात। तो कंटेंट को थोड़ा एलिवेट करें तो मज़ा आएगा। हमारा कुछ भी देखते हमारा आपका कंटेंट देखा तो जा रहा है, पर कम देखा यार अभी भी। हाँ, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब जो चीज़ वायरल होती है ना, वो बहुत मीडियोकर होती है हमेशा। तो मेरे जो 100 डेज और ये सब था ना, ये ऐसा कंटेंट है कि सबको पसंद आएगा, बट सबको पसंद आने वाली चीज़ एक एवरेज चीज़ है। जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं वो कम होती है, कम लोगों को पसंद आती है, कम के समझ में आती है, बट वो चीज़ें होती हैं। ये आर्ट के हर फॉर्म में भाई, चाहे कोई पेंटिंग बना लो, आपकी म्यूजिक बना लो। हाँ, तो ये चीज़ है। तो मैं प्राउडली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं मीडियोकर काम कर रहा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी क्राफ्ट एंजॉय करता हूँ। वैसे एक परिवर्तन मैंने आपकी यात्रा की शुरू में आपके अंदर देखा, बाद में दोनों में, कि शुरू में आप जितने मन से बार बार किताब को प्लग इन करते थे ना, मेरी किताब ज़रूर ले लेना, प्री बुकिंग कर लेना, ये कर लेना, अच्छा एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना, अच्छा ये कर देना, वो कर देना, वो अंत तक आते आते थोड़ी सी बेपरवाही आने लगी। अच्छा ठीक है, मत खरीदना, लाइक कमेंट ही कर देना, फिर अच्छा लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो वो छोड़ो, कोई बात नहीं, अच्छा मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ। ये रूखापन है, बेपरवाही है, आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तित हो गया था? नहीं, मेरे को लगता है कि इसको आप एक पर्सनल प्रोजेक्ट के तौर पर ही देखें। मैं कोई फोटोग्राफर तो हूँ नहीं, ना मैंने बोला कि मैं कभी हूँ, तो इसको आप एक पर्सनल प्रोजेक्ट के तौर पे देखें तो उतना ही है। अब मैंने बोला मैं कोई प्रोजेक्ट किया, कुछ किस्सा मेरे साथ घटा, मैं भूल गया, तो अब मैं भूल चुका हूँ इसके बारे में, अब कुछ और करेंगे। तो एंड तक आते आते यही है कि हो गया, कितना और प्रमोट करना है, कितना और बेचेंगे। तो अभी भी मैं वीडियो से पहले लिख देता हूँ वेबसाइट का नाम, जिसको खरीदनी है भाई खरीद लो,
बट अब मैं आपके इन योर फेस शव नहीं करने वाला इसको आके। मगर हम तो कह सकते हैं मेलोडीज ऑफ इंडिया, जर्नी विद द गंगा, बहुत खूबसूरत किताब है। इस पे प्राइस 899 थैंक यू लिखा है सो आपने। मच। हाँ जी, अब हम इतने की ही दे रहे हैं। अब हमें समझ आ गया अब थोड़ा हमें समझ आ गया पैसे कमाने जरूरी है। हमारी किताब अर्थ है। मतलब हमारे जेब से ना जाए यार, हम किताब बेच रहे हैं, हम ही पैसे दे रहे हैं तो भाई वो गलत है। कुछ चीज़ें वक्त के साथ समझ में आ जाती हैं, तो फिर उनका यूज़ भी करना चाहिए। हाँ, प्राइस हमेशा से इसका 899 हाँ, है। हाँ, वो तो प्री pre-booking ऑर्डर होता में हमने 500 रुपये का किया हुआ था। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि किताब हाथ में लेने के बाद आप खुद भले ही सा शरीर गंगा की यात्रा, गंगा के तटों की यात्रा ना भी करें, तो भी ये किताब आपको एक झलक दिखाती है और बताती है कि इंडिया में बहुत कुछ है एंड आप अपने एक शेल में हो, इसको देखोगे तो सब कुछ आइडियाज़, कुछ परसेप्शन ब्रेक होंगे एंड आपको पता चलेगा कि शहर के बाहर भी दुनिया बसती है जो आपको देखनी चाहिए। और शहर के लौंडों को तो जरूर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, तब रौनक आपको की तरह। पता चलेगा कि इंडिया कुछ तो है। इंडिया जो मैजिक है। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक, थैंक यू जी, बहुत thank you so शुक्रिया आए, बहुत शुक्रिया इतना वक्त दिया। आने वाली यात्राओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और दिल्ली से लंदन आप ज़रूर जाएं। और मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग आपके इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें। हालांकि हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट को पहले अच्छे से देखें, और वो जो जर्नी है ना, उसमें जो स्तर हैं, मतलब जो मैं कह रहा था शुरू में, लेयर्स हैं, वो लेयर्स भी लोगों को समझने चाहिए। हाँ जी, केवल देख के नहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ जी, जो आप अंदर से महसूस कर रहे हो, लोगों को कनेक्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। बस। क्योंकि क्या है, बाकी सब तो कला है, स्मार्ट वर्क है, बट वो लोगों तक एट द एंड ऑफ द डे इमोशंस हम पहुंचा रहे हैं। अगर इमोशन पहुंच पा रहे हैं तो बढ़िया है, मत देखो लेयर्स। आपको नहीं समझने की जरूरत है कि इसमें पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं, इसमें 2-3 मल्टीपल लेयर्स है, नहीं, आप फील करो जो मैं बता रहा हूँ। अगर वो आप तक पहुंच रहा है तो बढ़िया है। मैजिक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना लंबा पॉडकास्ट इतने धैर्य से सुना। बहुत दिन बाद इतना लंबा पॉडकास्ट किया है, अब तो हम छोटे ही करते हैं, लेकिन बात बहुत सारी रह गई। अभी ना बनारस पे बात नहीं की, बहुत रह गया। इलाहाबाद पे बात नहीं की, भाई साहब वहाँ भी गए थे, मैं भी गया हूँ ऐसे ही एक मेले में जब वो लगता है। भारत पर जितनी बात करो, भारत के बारे में जितनी बात करें, यात्राओं के बारे में जितनी बात करें, कम ही है। लेकिन आपने जितना सुना, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। तो जैसा कि रौनक कहते हैं, एक लाइक, एक कमेंट कर दीजिएगा। और हम तो नए नए हैं, हम तो ज़्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे, 1 लाख मांग रहे हैं। 1 लाख लोग हो जाओ, सब्सक्राइबर 10-20 हज़ार कम है, भी हम 10-15 हज़ार कम है। तो प्लीज़ कीजिएगा। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, फिर किस नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।